चलिए तो वेरी वार्म गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा नमस्कार भैया, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी लोग, फटाफट लोग जुड़ते जा रहे हैं। अरे वाह, देखिए जल्दी जल्दी हम लोग जोड़ेंगे और जल्दी जल्दी क्लास को शुरू करेंगे। एकदम नियम बना लीजिए, 2 से 3 मिनट के अंदर क्लास शुरू हो जानी चाहिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग भैया, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। सभी लोग जय हिंद। कौन कौन आए हैं नाम ले लेता हूँ थोड़ा। सबसे पहले अभिषेक कुमार झा हैं, आदित्य प्रकाश, मयंक, सिद्धांत, सिद्धांत के बाद अमृता, विकास पांडे, सौरभ, विनीता, रश्मि, पीएन शुक्ला, राहुल, चंदन, सुजीत, मोना, मोना के बाद अवध कुमार, अमित कुमार, एसएच, अजय कुमार, नवाब, नवीन, अपर्णा, अर्पणा, अर्पणा के बाद बिल्कुल भाई बिल्कुल, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। अपने आप से कहा है ना सुबह सुबह सभी लोगों ने, हाँ ना बताइए। बेड छोड़िए और कहिए कि मेरे टक्कर का कोई नहीं है, मैं बेस्ट हूं, मैं पढ़ूंगा और मेरी नौकरी होगी, कोई रोक नहीं सकता मेरी नौकरी को, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। उसके बाद आए हैं दीप कुमार, दीप के बाद आए हैं अनुपम, अनुपम आ चुकी हैं। उसके बाद बिना नाम के एक व्यक्ति ज्वाइन कर चुके हैं, प्रमोद कुमार जी, भारती चंद्रा प्लस की हैं, झटपट लाल, तारा, राजू, शालिग्राम, पूजा, विकास, लव, लव के बाद राजन राम आए हैं। लव के बाद कौन आया है, कहाँ गया लव भैया। हाँ, लव कुमार के बाद पूजा भारती आई हैं, प्लस की स्टूडेंट हैं। गुड्डू कुमार, पम्मी आ चुकी हैं, नीरज कुमार सिंह, निशु चौरसिया, अंजलि, रामलाल प्रसाद मौर्य आ चुके हैं, राजन राम, मणिकांत गुड़िया, क्वेश्चन मार्क, नीरज कुमार सिंह, तो क्वेश्चन मार्क भी आ चुके हैं भैया, पम्मी आ चुकी हैं। बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। रामलाल प्रसाद मौर्य यूजर, जितेंद्र, जितेंद्र का वंदना झा, वंदना प्लस की स्टूडेंट है। मनीष यादव, मनीष भी आ चुके हैं। बहुत बहुत सबको गुड मॉर्निंग, मेरा सबको मेरा गुड मॉर्निंग भैया। देखिए ये जो आज का सेट होने वाला, ये है सेट नंबर 5। मैं अपने वादे के अनुरूप खड़ा हूं, प्रतिदिन 60 क्वेश्चन करेंगे और आज का जो क्वेश्चन है ना, आज का क्वेश्चन रियल टेस्ट होने वाला है। आज मैं लेके आया हूं बेहतरीन सवाल। आज का जो क्वेश्चन होने वाला है वो बिल्कुल बुलंद सवाल होने वाला है। मैंने एक लाइन कही है, मेरी एक पंक्ति है बहुत फेमस है कि हौसले जब बुलंद होते हैं ना तो एक बड़ा से बड़ा पहाड़ एक मिट्टी का ढेर लगता है। कितना भी बड़ा पहाड़ रहेगा, अगर आपके हौसले बुलंद है तो हौसले को बुलंद रखिए। सोनम, रूप लक्ष्मी, शशि, मनीषा, जेबी सिन्हा, जेबी सिन्हा के बाद सुब्रा त्रिपाठी, सुब्रा मैम बहुत फेमस टीचर है, दिल्ली के पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हैं, सुब्रा नाम है उनका भी, तो सुब्रा मैम भी आ चुकी हैं। सलमा नाज आ चुकी हैं। बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, फटाफट लोगों को जुड़ने दीजिए। शायरा अंसारी, खुशी आ चुकी हैं, दीपक त्रिवेदी आ चुके हैं, दीपक आ चुके हैं भैया, मणिकांत, पिंकी, मनीष, बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो विवेक आ चुके हैं, विवेक कुमार जी, काजल प्रसाद, अनुराज, संजीत कुमार आ चुके हैं, रोहित आ चुके हैं, प्रो रंजन आ चुके हैं, दीपक कुमार सिंह भी आ चुके हैं, हैरी लव आ चुके हैं, अश्विनी आ चुकी हैं। बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो आज के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आज मिलेंगे 60 सवाल। आज 5 के 5 सवाल पूरे के पूरे बीपीएससी पैटर्न पे होंगे, पूरे के पूरे बीपीएससी पैटर्न पे होंगे। आज पांचों क्वेश्चन में ई ऑप्शन मिलेगा आपको, तो जरा संभल के आंसर लगाइएगा। आज ई की भी संभावना बड़ी जबरदस्त वाली है। ऐसा ना हो कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर, लगभग 50% क्वेश्चन का आंसर ई ही हो जाए, इसलिए फटाफट थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज का क्वेश्चन थोड़ा बेहतरीन है, ऐसे हमारे प्रश्न बहुत बेहतरीन होते हैं। और समय का थोड़ा ख्याल रखिएगा, कमेंट बॉक्स चालू रखेंगे सभी लोग। कमेंट बॉक्स के अंदर हम लोग जो बीच बीच के सवाल पूछते हैं वो पूछते चलेंगे। तो क्लास शुरू हुए अभी 2.5 मिनट हो चुके हैं, पौने 3 मिनट, 3 मिनट हुआ है, 1 मिनट और इंतजार करेंगे, 4 मिनट के बाद क्लास को हम लोग शुरू कर देंगे। घनश्याम शर्मा जी आ चुके हैं, सुनील कुमार आ चुके हैं, कुणाल आ चुके हैं, सोनू यादव जी आ चुके हैं, रविशंकर आ चुके हैं भैया, विद्यानंद आ चुके हैं, अरुण, निशांत, राजा, नीतीश, सलमा, चाचा 351 लाइक की सलामी, आर के, राम, अंचल, राम आंचल, बाबा, बाबा भी आ गए हैं। तो बहुत सारे लोग आ गए हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। अन्नू गुप्ता आ चुकी हैं, अन्नू गुप्ता के बाद नेहा भी आ चुकी है, नेहा के बाद काजल भी आ चुकी हैं। तो बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। आज का जो सेट होने वाला है मिक्स क्यूज का सेट नंबर 5 है। आज पूरा पूरा टफ क्वेश्चन है और 5 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, मतलब ई ऑप्शन को हमने एक्टिवेट कर दिया है। आज 4 नहीं, टोटल 60 क्वेश्चन है। समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए। कल से मैं सोच रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन और बढ़ाता हूँ, 65 कर देता हूँ। मैं कल से सोच रहा हूँ कि 65 क्वेश्चन कर देता हूँ, 65 क्वेश्चन कर देता हूं। और विवेक झा, जय हिंद मेरे भाई, जय हिंद। 40 क्वेश्चन जीएस का है, 10 क्वेश्चन साइंस का है और करंट अफेयर्स कल का है, यानी 28 तारीख का करंट अफेयर है, 28 अप्रैल 2020 का। तो भैया ये सारी चीजें हमने बता दी आपको। आज हम लोग शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो क्या शुरू किया जाए, बोलिए एक बार बांके बिहारी लाल की जय। चलिए, तो बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युग मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 वर्ष तक काम किया। यह किसने ये जो स्टेटमेंट है किसने दिया था कि अकबर ने जो किला बनवाया है, अकबर के शासन में जो इलाहाबाद में 40 स्तंभ का किला बना है, उसमें 5000 से 20,000 लोगों ने, इतने सारे लोगों ने 40 वर्ष तक काम किया। मनुची का, टर्विनियर का, विलियम फिंच का, अब्दुल हमीद लाहौरी का, और इनमें से कोई नहीं। 5 ऑप्शन है, मैं पोलिंग लगाता हूं, 5 ऑप्शन है, 1 2 3।
1 2 3 फटाफट लगाते चलिए, लेट नहीं करेंगे एकदम। कमेंट बॉक्स चालू करिए। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि फिनलैंड की राजधानी कहाँ है। फिनलैंड एक देश है, फिनलैंड की राजधानी कहाँ है। कमेंट बॉक्स भी एक्टिवेट रखिए। कमेंट बॉक्स में 30 सेकंड भी बर्बाद नहीं करना है। कमेंट बॉक्स बहुत बढ़िया। हेलनिस के, अरे वाह, हेलसिंकी, हेलसिंकी आ चुका है आंसर, बहुत बढ़िया। हेलसिंकी है राजधानी, हेलसिंकी है राजधानी। तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों का आंसर भी करेक्ट आ रहा है। मिथुन, सतेंद्र, गुड्डू, सोनम दुबे और अन्नू राज, ये 4 लोग हैं। चलिए आते हैं इस प्रश्न के ऊपर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम फिंच हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम फिंच। विलियम फिंच क्या था? एक ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक क्या था? मर्चेंट था ये, मतलब व्यापारी था और ये किसके शासन में आया था? तो रिजाइन ऑफ जहांगीर, जो अकबर का बेटा था जहांगीर, अकबर के बेटा जो था अकबर का सन हुआ जहांगीर के शासन काल में ये भारत आया था। और इसने ही कहा था, ये व्यापारी था एक तरह का विलियम फिंच, जिसने कहा था कि अकबर के द्वारा जो इलाहाबाद का किला बनाया गया है उसमें उसने नेशनल बायोग्राफी नाम से प्रकाशित किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल बायोग्राफी किसने सबसे पहली बार प्रकाशित किया था? तो याद रखेंगे, नेशनल बायोग्राफी जो है, नेशनल बायोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है बीपीएससी। तो नेशनल बायोग्राफी सबसे पहले किसने फ्रेंच किया था? तो विलियम फिंच ने किया था। विलियम फिंच ने बताया था कि 5,000 से लेकर 20,000 लोगों ने 40 वर्ष तक काम किया है। किस लिए? तो सिर्फ 40 को पिलर बनाया है। याद रखेंगे ये किसके टाइम में आया था? तो जहांगीर के टाइम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? आपको बताना है कि कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता था। कश्मीर का अकबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। कश्मीर का अकबर नाम से कौन था? सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबदीन और उपरोक्त में से कोई नहीं। 5 ऑप्शन है, लगाना है पोलिंग 1 2 3, फटाफट लगाते चलिए। आपको बताना है कि कश्मीर का अकबर। कमेंट बॉक्स चालू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां है? कमेंट बॉक्स में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। देखिए वो 30 सेकंड भी आपका बर्बाद नहीं होना चाहिए। उस 30 सेकंड के अंदर भी काम करते रहिए, इधर का पोलिंग करिए और उधर आइए। 30 सेकंड में भी समय बर्बादी नहीं चाहिए मुझे। बहुत बढ़िया, कैनबेरा आंसर आना शुरू हो गया है। कैनबेरा, बहुत लोग सिडनी बोल देते हैं, बहुत बच्चे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी बताते हैं, तो कैनबेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आपको बताना है कि अकबर, कश्मीर का अकबर नाम से कौन प्रसिद्ध था। देखिए मध्यकालीन भारत के अंदर में 1423 से लेकर 1474 तक, 1423 से 1474 तक शासन करने वाले भीर वंश के सुल्तान जैनुल आबुदीन थे। मध्यकालीन भारत में ये बहुत अच्छे शासकों में से, महान शासकों में से गिने जाते हैं। जो भी मेडिवल इंडिया के जितने भी शासक हुए भारत में, उनमें सबसे महान में गिने जाते हैं। इनको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। एक बात समझिए, हुआ क्या था? हुआ ये था कि 15वीं शताब्दी के अंदर आबदीन जो था, उसके अपने भाई थे सिकंदर शाह ने उत्तराधिकारी के रूप में गद्दी पर इनको बिठा दिया। गद्दी पर जब इनको बिठा दिया, किनको बिठा दिया? तो जैनुल आबदीन को बिठा दिया। जब जैनुल आबदीन को बैठाया तो उस समय कश्मीर की स्थिति बड़ा खराब थी। उस समय जो है ना, वहां की स्थिति बड़ी खराब थी, बहुत सांप्रदायिक तनाव था, बहुत स्थिति अच्छी नहीं था। क्यों? क्योंकि सिकंदर शाह का जो नीति था ना, बहुत क्रूर नीति था। उसके नीति के अंदर में मंदिर ध्वस्त किए जा सकते थे, कश्मीरी पंडितों को देश से निकाला जा चुका था। लेकिन जैसे ही जैनुल आबदीन आया, उसने उसकी पुनः निर्माण की प्रक्रिया, किसकी? मंदिरों की पुनः निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। वो पुनः स्थापित करने लगा। कश्मीर घाटी, जितने भी कश्मीरी पंडित थे उनको दोबारा घाटी में बसाने लगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जजिया, आपको पता होगा जजिया टैक्स को उसने हटा लिया। जजिया टैक्स को उसने क्या किया? जजिया टैक्स को हटा लिया उसने, और गौ हत्या पर पाबंदी लगा दी। जजिया सबसे पहले, कमेंट बॉक्स खोलता हूं, कमेंट बॉक्स में बताइए जजिया लगाने वाला सबसे प्रथम शासक कौन था? जजिया लगाने वाला, थोड़ा शेयर लाइक ठोकिए भैया, थोड़ा शेयर लाइक ठोकते चलिए। बताइए जजिया लगाने वाला सबसे पहले कौन था? यस, मोहम्मद बिन कासिम। आपको पता होना चाहिए कि जब मेडिवल इंडिया के अंदर जब पहली बार अरबी आक्रमण हुआ, तो आपको पता होगा अल जज्जाज नाम का एक शासक हुआ करता था। उसका सेनापति था, कौन सेनापति था? तो मोहम्मद बिन कासिम जब अल जज्जाज का पानी का जहाज जा रहा था, कहां से? भारत के सिंध प्रांत से पानी का जहाज जा रहा था। उस समय दाहिर जो था, उस समय कौन था शासक वहां का? दाहिर शासक था। दाहिर के सैनिकों ने अल जज्जाज के पानी के जहाज को, व्यापारिक जहाज को लूट लिए। तो लूटने के बाद क्या किया? अल जज्जाज ने अपने सेनापति को बोला कि तुम कुछ करो सिंध की तरफ, और उसका प्रथम सेनापति उसका कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आया, उसने दाहिर को मारा, और मारने के बाद उनकी 2 बेटियां थी। कौन कौन बेटियां थी? बेटियों का नाम बताइए, कोई बता सकते हैं कि उनकी 2 बेटियां थी? कौन कौन 2 बेटियां थी? बहुत बढ़िया, बहुत किसी का अभी तक नहीं आया। कौन देवी? वही तो देवी पूछ रहा हूं, कौन देवी थी उनकी? यस, सूर्य देवी और निर्मला देवी दोनों उनकी बेटी को उठाया और भेज दिया कहां पे? तो उसके पास, किसके पास? अल जज्जाज के पास 2 बेटे थे। और यहाँ पे उसने जजिया लगाया। जजिया क्या होता है? तो जजिया उसने कहा, यहाँ पे जब शासक में आया तो उसने कहा कि या तो तुम
इस्तेमाल करूंगा, या तो तुम इस्लाम धर्म को अपना लो, या तो तुमको अब एक जजिया नाम का टैक्स भरना पड़ेगा। जजिया जो था अपनी कुल कमाई का 60 से 70% उनको देना पड़ेगा। काफिरों के ऊपर लगाया गया, मतलब क्या कि नॉन मुस्लिम के ऊपर जजिया लगाया गया। तो सवाल पूछा जा सकता है कि जजिया लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम क्या था? तो वो सेनापति था। किसका सेनापति था? तो अल जज्जाज का सेनापति था। अल जज्जाज आया कहां से था? तो अरबी शासक था। इस तरह से आपको पूरा हायरार्की याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरेंजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि फरेंजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हाजी सियारतुल्लाह, सैयद अहमद सलूल्लाह, एम.ए. जिन्ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इंडिया पर बहुत से लोग अत्याचार किया, बिल्कुल। देखिए, भारत पर आक्रमण में, जैसा इतिहासकार बताते हैं कि भारत पर आक्रमण भारत पर नहीं किया गया, भारत ने सबसे पहला आक्रमण किया। और जो ये था दाहिर का इनकैपेबिलिटी ही ऐसा कारण था कि भारत पर लोगों ने आक्रमण किया। ना दाहिर पानी के जहाज को लुटवाता, ना भारत पर आक्रमण होता, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लगाइए, पोलिंग लगा रहा हूं, 1 2 3। नीतीश दीपक मिथुन रविशंकर, और रविशंकर के बाद है चंदन गुप्ता। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी आपको बताना है। हाजी सियारतुल्लाह, सैयद अहमद सलामुल्लाह, एम.ए. जिन्ना, और नॉन ऑफ द अबव, और मोर देन वन ऑफ देम। तो बहुत 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 बढ़िया, राधे राधे भैया, राधे राधे। फटाफट जोड़ते चलिए लोगों को। तो बताना है आपको कि फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हाजी सियारतुल्लाह ने, सैयद अहमद ने। बहुत सारे ऑप्शंस दिए रखे हैं आपको, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। याद रखेंगे कि हाजी सियारतुल्लाह ने ब्रिटिश भारत में, भारत के प्रमुख इस्लामिक सुधारक थे। कौन थे ये? तो ये इस्लामिक सुधारक थे, ये इस्लामिक सुधारक थे, प्रथम इस्लामिक सुधारक थे, याद रखेंगे। और बहुत प्रमुख भी थे। इन्होंने ही फरेजी आंदोलन की शुरुआत की थी। हाजी सियारतुल्लाह थे। ये कब से कब तक? 1781 से लेकर 1840 तक। 1840 ही। इन्होंने ही 1818 के अंदर में गैर इस्लामी प्रक्रियाओं को छोड़ने के लिए, और मुसलमान जितने भी मुसलमान थे उनको अपना कर्तव्य का वो पालन करें, जो इस्लाम कहता है उसको वो माने, इसके लिए उसने आंदोलन की शुरुआत की थी। ये आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? तो याद रखेंगे, पूर्वी बंगाल से इसकी शुरुआत हुई थी। कहां से हुई थी? तो पूर्वी बंगाल से हुई थी। 19वीं शताब्दी के पहले भाग में, यानी 1819 के अंदर में इसकी शुरुआत करी थी उन्होंने। 1819 के अंदर में इसकी शुरुआत करी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसी आंदोलन को फराइदी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य यही था, एक सिंपल सा, कि जो भी इस्लाम धर्म में कमियां हैं उनको सुधार करना और उनको लोगों को बताना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हाजी सियारतुल्लाह। डिस्कशन में कोई दिक्कत नहीं है ना? डिस्कशन एकदम टनाटन हो रहा है ना? ऐसा डिस्कशन चलेगा ना कि कम कराओ, बहुत ज्यादा हो जा रहा है। बहुत ज्यादा तो नहीं बोल दे रहा हूं ना? बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना? हाँ ना बताओ। नो सर, सही है ना? ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन देख दो। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, अन होना चाहिए था, हाँ ठीक है, हिंदी में। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? आपको बताना है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब जो थी, बहुत फेमस किताब थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? आर.सी. दत्त के द्वारा, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, उपरोक्त में से कोई नहीं। 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी लगाइए, 1 2 3, फटाफट लगाइए भैया, फटाफट लगाते चलिए और बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जल्दी जल्दी लगाते चलिए भैया। वाह रे वाह, शेर जियो, बहुत बढ़िया। 87% लोगों का आंसर है। कमेंट बॉक्स खोलता हूं, आपको बताइए न्यूजीलैंड की राजधानी कहां है? न्यूजीलैंड की राजधानी कमेंट बॉक्स में टेपिए भैया। न्यूजीलैंड की राजधानी कहां है? न्यूजीलैंड की राजधानी कहां है? जल्दी चलते चलिए। वेलिंगटन आने लगा आंसर, वेलिंगटन हरारे। देखिए वेलिंगटन हरारे, हाउस द जोश भैया, परफेक्ट है एकदम। कमेंट बॉक्स खोल दिया है मैंने, जल्दी से बताइए दादा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है कि क्या होगा। तो 2 प्रमुख बातें हैं इस सवाल के अंदर, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब हो गया, कमेंट बॉक्स बंद कीजिए, जरा इधर आइए। पहला, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ध्यान से रखिएगा, दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। मैंने क्या कहा? दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। नंबर 2 बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो ब्रिटिश सांसद बनने वाले प्रथम भारतीय थे। याद रखेंगे, ब्रिटिश सांसद बने थे वो प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश सांसद। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले भारतीय जो ब्रिटिश सांसद बने थे, तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तीसरी बात, उन्होंने ये जो किताब लिखी थी किस चीज के ऊपर थी? तो धन की निकासी का सिद्धांत। उन्होंने क्या दिया था कि धन की निकासी का सिद्धांत दिया था, सिद्धांत। भैया थोड़ा और लोगों को जोड़ते चलिए भैया, कल के इतना ही आंकड़ा है, फटाफट जोड़ते चलिए। तो उन्होंने धन की निकासी का सिद्धांत दिया था, और इस सिद्धांत का उल्लेख उसने अपनी पुस्तक में किया था। पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
क्लियर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले ब्रिटिश सांसद कौन बने थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नेहरू। बढ़े अगले सवाल की तरफ। यस, ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं, धन की निकासी को कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंग्लिश में कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। बहुत बढ़िया भैया, ड्रेन ऑफ वेल्थ। इंग्लिश वाले को भी छोड़ना नहीं है, इंग्लिश वाले से भी उतना ही मोहब्बत है मुझे। बिल्कुल, चलिए जोड़ते चलिए। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? जबरदस्ती कराया गया था, अब क्या कीजिएगा, लेकिन कब किया गया था? बंगाल टेनेंसी एक्ट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंगाल टेनेंसी एक्ट इंग्लिश में बोलते हैं। तो आपको बताना है कि व्हेन वर द टेनेंट्स राइट ओवर द लैंड इन बंगाल एंड बिहार एक्सेप्टेड बाय द बंगाल टेनेंसी एक्ट 1868, 1881, 1885, 1893, इनमें से कोई नहीं। 5 ऑप्शन है, आपको बताना है 1 2 3। सोनू यादव जी, आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक बार एग्जिट कर जाइए, बाहर निकलिए, फिर से आइए, इंटरनेट को बंद कीजिए, चालू कीजिए, मोबाइल फिर से ऑन कर लीजिए। बहुत बढ़िया, तो बहुत सारे लोगों का आंसर हो रहा है बंगाल और बिहार। बिहार और बंगाल में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम यानी बंगाल टेनेंसी एक्ट को कब स्वीकार किया गया था? याद रखना है कि इस पहले तो ये बताना होगा कि किस एक्ट से होता क्या था। तो बहुत बढ़िया, कितना क्वेश्चन हुआ है मुझे भी नहीं पता है भैया, गिन नहीं रहा हूं, फटाफट चल रहा है, ये सीरीज चलेगा। मैंने बोला है ये 235 को 6000 पहुंचाऊंगा, 235 को 6000, 235 पहुंचेगा एक दिन 6000, देखते रहिएगा मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमेंट वाला क्वेश्चन, अब तो टाइम खत्म हो गया है, नेक्स्ट में दे देता हूं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885। याद रखेंगे, अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले याद, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बताइए? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वही साल इसका भी हुआ था, 1885। अगर नहीं याद रहे तो बंगाल टेनेंसी एक्ट और कांग्रेस की स्थापना दोनों एक साथ हुई थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885। ये बेसिकली अधिनियम जो है कब लाया गया था? तो ये बंगाल और बिहार में किरदार जितने भी थे उनके अधिकार को, उनका जो अधिकार होता है उनके लिए लाया गया था 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट। नंबर 1 बात, ये जो ब्रिटिश सरकार थे ना, इस एक्ट के माध्यम से, इसी एक्ट के माध्यम से जितने भी जमींदारों की जमीन थी उसके जो किराया संबंधी अधिकार थे उसको वो सुनिश्चित करना चाहती थी, वो उनका फेवर लूटना चाहती थी, इसलिए वो लेके आई थी 1885 के अंदर में। हाँ बिल्कुल, डैफरिन के समय में, लॉर्ड डैफरिन। द नेक्स्ट, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? थोड़ा ध्यान से आंसर दीजिएगा, गलती होगा फंसाएगा। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? आपको पता होना चाहिए, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1897, 1905, 1907, 1912। ए बी, इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन है। 1 2 3 लगाइए। दीपिका राजा है, दीपिका जय हिंद। अजय कुमार राय जय हिंद। जल्दी फटाफट लगा दे। चलिए कमेंट बॉक्स का आंसर खोलता हूं, आपको बताना है कि चाइना की करेंसी क्या है? चाइना की करेंसी क्या है? चाइना की करेंसी क्या है? आप, मैंने बोला ना कि बहुत लोग फंसेंगे। क्वेश्चन का आंसर सही है, पोल गलत नहीं है, पोल गलत नहीं है, 1000% सही है, पोल गलत नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। युआन, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है येन। येन को और युआन को और किस नाम से जाना जाता है? एक और क्वेश्चन ले लीजिए, युआन को किस नाम से जाना जाता है? युआन को, बहुत बढ़िया, रैमबिनबी होता है आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। आप कहेंगे कैसे? तो मैं बताता हूं। बिहार जो है स्वतंत्र राज्य बना 1 अप्रैल 1936 को। कब बना? 1 अप्रैल 1936 को। अब जरा इसकी कहानी सुन लीजिए। जब 1912 के अंदर में बंगाल का विभाजन हुआ, जरा ध्यान से सुनिएगा, जब 1912 के अंदर में बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय बिहार का अस्तित्व आया। उस समय बिहार का क्या है? अस्तित्व है। लेकिन उस दौरान बिहार और उड़ीसा दोनों एक राज्य के बारे में जाने जाते थे। जो बिहार था, बिहार और उड़ीसा दोनों एक राज्य था, बिहार और उड़ीसा। और बिहार और उड़ीसा को अलग कब कर दिया गया? तो बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को। इसलिए जब क्वेश्चन पूछे कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना, तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। क्लियर है सबको? हाँ, डेट बता दो। मैंने बताया ना कि 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था। 12 में बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल से अलग हुआ था, लेकिन उस समय बिहार और उड़ीसा एक साथ थे। मैंने बोला था कि ये लोग गलती करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? बहुत इजी क्वेश्चन है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। चंपारण में गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? भैया आइए जल्दी जल्दी। राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, मजरूल हक, कृष्ण सहाय, इनमें से कोई नहीं। 1 2 3। पोलिंग का क्वेश्चन खोल देता हूं। पोलिंग में बताइए कि गांधी जी का मृत्यु के रूप में कौन सा दिवस मनाया जाता है? गांधी जी जिस दिन मरे थे उस दिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? गांधी जी जब मरे थे तो उस दिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बिल्कुल सही, शहीद दिवस। बहुत बढ़िया, शहीद दिवस गांधी जी के ही, हैप्पी बर्थडे नहीं, हैप्पी डेथ डे के दिन में मनाते हैं। जब गांधी जी की शहीद हुए थे तो गांधी जी के नाम पे शहीद दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये भी बताइए, कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। मैरिट्स डे। बहुत बढ़िया।
तो चंपारण में गांधी जी को किसने बुलाया था, आपको बताना है कि चंपारण के अंदर में गांधी जी को किसने बुलाया था। देखिए चंपारण के अंदर में गांधी जी को जो आमंत्रण है, गांधी जी को आमंत्रण जो है राजकुमार शुक्ल ने दिया था। किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग, याद रखेंगे, कभी कभी सवाल पूछता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग, किसी बच्चे ने कल मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछा था, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप से सवाल पूछ सकते हैं आप। गांधी जी ने भारत में पहला प्रयोग वर्ष 1917 में, याद रखेंगे कब, 1917 के अंदर चंपारण और बिहार की धरती चंपारण से किया था। चंपारण विद्रोह के कारण ही अंग्रेज को कौन सा प्रथा समाप्त करना पड़ा था, कोई बताएंगे? कौन सी प्रथा अंग्रेज ने समाप्त की थी इसी चंपारण आंदोलन के कारण? नील विद्रोह, बहुत बढ़िया। तिनकठिया प्रथा को किसको किया था? तो तिनकठिया प्रथा, याद रखेंगे, तिनकठिया प्रथा को इसने क्या किया था? तिनकठिया प्रथा को क्या किया था? इसने समाप्त कर दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नील की खेती, तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ेगा। तो बहुत बार पूछ सकता है कि किस आंदोलन के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था? तो आंसर हो जाएगा राजकुमार, सॉरी, चंपारण। अगर आप प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 10% का डिस्काउंट है भैया, 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भैया, बताइए। क्वेश्चन का लेवल एक हाँ या ना, क्वेश्चन का लेवल सही है कि नहीं सही है, लगाइए पोलिंग। क्वेश्चन का लेवल कैसा आ रहा है? मजा आ रहा है ना? ABCDE ऑप्शन में फटाफट लगाते चलिए। अरे वाह वाह मेरे शेर। 1% लोग, भाई आपके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो 1% वाले व्यक्ति हैं या 2% वाले, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए भी कल और अच्छा करूं। लेकिन मैंने अपना बेस्ट क्वेश्चन निकाल के लाया हूं, बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत बढ़िया। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन 1% लोग सेटिस्फाइड नहीं है। कोई बात नहीं, अगला सवाल ले लेते हैं, कहीं आगे हो जाए मेरे भैया। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन का जो पताका था वो किसने उठाया था? मोहम्मद अली ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, 1 2 3। रिया कुमारी बोल रही है गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। बिस्मिल्लाह खान की धरती से हूं आप, बहुत बढ़िया। बिहार एक ऐसा जगह है ना, बिहार, हम श्रम नायक हैं भारत के, हम मेधा के अवतारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। तो बहुत बढ़िया भैया। शाहजहां, शाहरून आ चुके हैं और मोनिका प्रीतम आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, लोगों को जोड़ते चलिए। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने फैलाया था? तो आपको बताना है कि किसने फैलाया था भैया। बहुत बढ़िया। कैसे है सर? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। रिया मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। सभी लोग बिल्कुल। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 1929 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ कहां था? तो याद रखेंगे कहां हुआ था? लाहौर के अंदर में हुआ था। लाहौर के अंदर में हुआ था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इस अधिवेशन का अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसी अधिवेशन में 26 जनवरी, याद रखिएगा, इसी अधिवेशन के अंदर 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस, बहुत बार पूछता है कि प्रथम स्वाधीनता दिवस क्या मनाया गया था? प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। बहुत बार पूछा गया है सवाल कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स भी खोल दूंगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1921 में, 1927 में, 1931 में, 1934 में, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। 1 2 3। चलिए आंसर पोलिंग कर लीजिए। कमेंट बॉक्स खोलता हूं। भारत और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है, कौन सी रेखा विभाजित करती है भारत और चाइना की सीमा को? कमेंट बॉक्स में भी खाली नहीं बैठना है, 30 सेकंड का भी इस्तेमाल करना है। मैकमोहन, बहुत बढ़िया आंसर आने लगा है। भारत और चीन को कौन सी रेखा जो है काटती है, डिवाइड करती है? मैकमोहन की रेड क्लिफ, बहुत लोग बोल रहे हैं मैकमोहन। बहुत बढ़िया, मैकमोहन। पूजा प्रिया आ गई है, बहुत बढ़िया। तो बताना है आपको कि मैंने कमेंट बॉक्स के लिए जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था भारत और चीन, तो करेक्ट आंसर उसका होगा मैकमोहन लाइन। भारत और चीन को बीचों बीच रेखा गुजरती है। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा 1934 के बारे में, जरा मैं बता देता हूं, सुन लीजिए। 1934 नहीं होगा, 1934 नहीं होगा। सुनिए, मैं बोल रहा हूं जो सुनिए, ध्यान से समझिए। याद रखिएगा 3 आदमी, कौन कौन? तो गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, थोड़ा जल्दी लिखता हूं, बेनीपुरी, और रामानंद मिश्रा, ये 3 लोग थे भैया। इन 3 लोगों ने 1931 के अंदर इसका गठन किया। क्या पूछा गया? गठन किया। और गठन कहां हुआ? गठन हुआ पटना में। जो लोग रहते हैं उनको पता है, पटना में सब्जी बाग एरिया में एक अंजुमन हॉल है। पटना के अंजुमन हॉल में इसका गठन हुआ, अंजुमन इस्लामिया में, अंजुमन हॉल के अंदर में इसका गठन हुआ।
उसके बाद इसकी औपचारिक स्थापना जो हो गई, औपचारिक स्थापना हुई 1934 में। लेकिन सवाल ने क्या पूछा है कि गठन कब हुआ, तो गठित जो हुई ये 1931 में हुई, और इसकी औपचारिक ये कब औपचारिक रूप से इसका ये हो गया, स्थापना हुआ तो 1934 में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे, कोई बताएंगे? इस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? जेपी गलत है, इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और इसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण। जेपी जो थे इसके सचिव थे। क्या थे? सचिव थे भैया, सचिव, सचिव थे जेपी। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? प्रथम कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किसने किया था? एएन सिन्हा ने, अब्दुल बारीक ने, जयप्रकाश नारायण ने, श्री कृष्णा सिन्हा ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, 1 2 3। और चलिए कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन खोल देता हूं। कमेंट बॉक्स में बताइए, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा गुजरती है वो कौन सी रेखा है? कमेंट बॉक्स में 30 सेकंड बैठना नहीं है, कमेंट करिए भैया, कौन सी रेखा है भारत और पाकिस्तान को जो डिवाइड करती है? रेड क्लिफ आंसर आ रहा है। चलिए इधर आइए, इधर 30 सेकंड के अंदर, इधर भी 30 सेकंड में 2 सवाल, यानी कुल मिला के हम लोग 60 नहीं 120 कर रहे हैं। जो लोग लेट जुड़े हैं उनको बता दो, हम लोग प्रतिदिन 60 क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है कि मंत्रिसभा, भारत बिहार में पहली कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किसने किया था? याद रखेंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा? इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह ने। श्री कृष्ण सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। और याद रखेंगे श्री कृष्ण ही बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे, पहले मुख्यमंत्री बने थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री इन्होंने बने थे 1946 से लेकर 1961 तक। 1946 से लेकर 1961 तक बने थे, ये रहे थे मुख्यमंत्री बिहार के। और ये इनको जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ अनुग्रह नारायण सिन्हा, जो एएन कॉलेज है पटना में, अनुग्रह नारायण सिंह जो है एएन कॉलेज, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन दोनों के साथ साथ इनको भी, यानी कृष्ण सिंह को भी आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाना जाता है। बिहार केसरी के रूप में भी श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? बिहार केसरी के रूप में। किसके रूप में? बिहार केसरी के रूप में किसको जाना जाता है? कृष्ण सिंह को जाना जाता है। तो 3-3 सवाल यहां से बन चुके हैं। अगला सवाल लेते हैं, निम्न में से कौन सा स्थलरुद्ध देश है? आपको बताना है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, वैसा देश जो उसकी जो सारी सीमाएं हैं वो या तो किसी स्थल से जुड़ी हैं या किसी बंद सागर से मिलती हैं, वो क्या कहलाती है? स्थलरुद्ध देश कहलाती है। आपको बताना है, बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन, इनमें से कोई नहीं। 1 2 3। कमेंट बॉक्स के लिए आंसर खोलता हूं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? अभी श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? श्रीलंका के प्रधानमंत्री अभी कौन है? कमेंट बॉक्स खोलिए। राजपक्षे। तौहीद अंसारी आए हैं, तौहीद भाई, मनीषा, दिवाकर, बहुत लोग जुड़ते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। आपको बताना है, मैंने 2 सवाल एक साथ लेते हैं, 30 सेकंड में ना 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। इधर आप पोलिंग कीजिए, उधर कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए। महिंद्रा राजपक्षे, तौहीद, तो बहुत लोगों का आ रहा है। रिफत परवीन आई है, अरे वाह रिफत, आपको भी जय हिंद। रिफत आई है, स्वागत कीजिए रिफत का भी। विनीता मेहता भी कह रही है महिंद्रा राजपक्षे, बहुत बढ़िया। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, क्या स्थलरुद्ध देश मतलब जो जिसकी सीमाएं चारों तरफ से क्या हो, बंद हो। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हंगरी। सबसे ज्यादा, एक और सवाल पूछता हूं, सबसे ज्यादा स्थलरुद्ध देश किस कंट्री के अंदर में, मतलब किस क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टिनेंट के अंदर में, किस कॉन्टिनेंट के अंदर में है सबसे ज्यादा स्थलरुद्ध देश? स्थलरुद्ध देश सबसे ज्यादा किस कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका नहीं होगा, यूरोप होगा। यूरोप के अंदर में 17 कंट्रीज ऐसे हैं, 17 ऐसे देश हैं, जैसे यूक्रेन, स्लोवाकिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, ये सब जितने देश हैं सारे क्या है? लैंडलॉक्ड देश हैं, लैंडलॉक है। यूरोप के अंदर में सबसे ज्यादा है। इसके 2 नियम है, पहला या तो किसी बाउंड्री से कटा वो बंद होना चाहिए, किसी सीमाएं क्या होना चाहिए, स्थल से होनी चाहिए, या किसी बंद सागर से भी चलता है। बंद सागर से भी अगर इसकी सीमाएं जुड़ी हैं तो ये भी क्या कहलाता है? लैंडलॉक कहलाता है। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? याद रखिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार द्वीप की बात कर रहा है। आइलैंड, बोर्निया, ब्रिटेन, मैक्सटागर, सुमात्रा, इनमें से कोई नहीं। इन ऑप्शन के अंदर से बताना है, इसी ऑप्शन के अंदर से बताना है। रोमानिया भी होगा, अरे हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर रोमानिया भी होगा। रोमानिया भी लैंडलॉक है, तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। ध्यान रखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है? बोर्निया, ब्रिटेन, मैक्सटागर, सुमात्रा, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि सबसे बड़ा कौन है।
तो आइए बताइए क्या होगा। 1 2 3। तो पूरे विश्व की बात कर रहा है, विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार तो जो भी है, लेकिन इन चारों ऑप्शन में से, इन चारों ऑप्शन में से कौन है, मैंने आपको पहले बता दिया, इन चारों में से कौन है। ठीक है, चलिए तो फटाफट। अच्छा बताइए, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला द्वीप कौन है। कल ही कराया था, कल ही कराया था कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला द्वीप, कमेंट बॉक्स में डालिए सबसे बड़ा क्षेत्रफल। ग्रीनलैंड करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा बोर्निया। बोर्निया है कहां पे, तो याद रखेंगे बोर्निया एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया का क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है बोर्निया, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि बोर्निया के बाद कौन सा है सबसे बड़ा, तो है ग्रीनलैंड। कौन सा है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड है सबसे बड़ा, लेकिन दूसरे नंबर पे बोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसमें नहीं है, माई चिली में, केप टाउन में, एडिलेड में, पंपाज में, इनमें से कोई नहीं। 1 2 3। कमेंट बॉक्स खोलता हूं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इंडोनेशिया का करेंसी क्या है। इंडोनेशिया का करेंसी क्या है, इंडोनेशिया की करेंसी क्या है। फटाफट थोड़ा लाइक शेयर ठोकते रहिए। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया रुपया है, रुपया, रुपया, RUPIYA, रुपया, रुपया है भैया। भूमध्य सागरीय पूछ रहा है भैया, एडिलेड कहां से हो जाएगा, भूमध्य सागरीय में क्या हो जाएगा यार, पंपाज हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पंपाज हो जाएगा। आपको पता है ना कि ये कैलिफोर्निया के जितने भी तटक क्षेत्र हैं, या पश्चिमी या दक्षिण ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, या दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम केप टाउन वाला भाग, या मध्य दिल्ली वाला भाग, यहाँ मौसम परिस्थितियां मिलती है। लेकिन अर्जेंटीना के जो पंपाज वाले क्षेत्र हैं उसमें भूमध्य नहीं है, पूछ रहा है, नहीं, इन सब जगह है, पंपाज के अंदर में नहीं है। क्यों, अर्जेंटीना के इलाके में पड़ता है। अर्जेंटीना के जो पंपाज वाले क्षेत्र हैं वो भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए प्रचलित नहीं है। पूछ रहा है प्रचलित है या नहीं है, तो आंसर हो जाएगा प्रचलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत, चीन, ब्राजील, जापान, इनमें से कोई नहीं। फटाफट लगाइए, 1 2 3। चलिए कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन ले लीजिए, कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए ईरान की राजधानी कहाँ है। ईरान, ईरान की राजधानी कहाँ है। कमेंट बॉक्स में बैठना नहीं है, इधर भी दीजिए उधर भी दीजिए। 30 सेकंड के अंदर 2 सवाल, टोटल 120 प्रश्न करेंगे, 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन करेंगे 1.5 घंटे के अंदर। इतना तेज कोई नहीं कराएगा आपको, मैं बढ़ाऊंगा मैं। बोलिए एक बार अपने हाथ से, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सब लोग अपने मानने वाले का जयकारा लगाइए भैया, जो जिसको मानते हैं। चलिए तो तेहरान आंसर आने चुका है, तेहरान ईरान की राजधानी पूछा था मैंने। चलिए तो ईरान की राजधानी तो सबसे पहले तेहरान होगा, ये तो सही है, तेहरान हो जाएगा यहाँ पे, तेहरान। अब यहाँ आते हैं, सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो चाइना है। याद रखिएगा रेशम होता क्या है, तो रेशम एक प्राकृतिक फाइबर है। क्या है, प्राकृतिक फाइबर है। रेशम क्या है, प्राकृतिक फाइबर है, जो विभिन्न तरह के कपड़ों को तैयार करने के काम में आता है। याद रखिएगा सबसे ज्यादा चीन करता है, कितना, 1,42,000 मीट्रिक टन। दूसरे नंबर पे कौन आता है, दूसरे नंबर पे भारत आता है। और याद रखेंगे सिर्फ भारत 31,900 करता है। अब समझिए कि जो टॉप पे है वो 1,42,000 कर रहा है, और भारत दूसरे नंबर पे है तो 31,000 है, यानी कई गुना ज्यादा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है। अगला ले लीजिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर निम्न विश्व, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। रूस, चीन, सऊदी अरेबिया, कनाडा, इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, बताना है 1 2 3। और इधर का क्वेश्चन ले लीजिए, इधर आप हमको बताइए, इधर आप हमको बताइए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। बहुत फेमस है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। कमेंट बॉक्स को खाली नहीं रखना है, कमेंट बॉक्स को खाली नहीं रखना है, पूरा नाम लिखिए, पूरा नाम, पूरा नाम लिखिए भैया, पूरा नाम। बहुत सही, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पूछा जा रहा है आपसे नाम, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। उधर चलिए और इधर भी चलिए, साइमल्टेनियसली दोनों जगह चलिए एक साथ। इधर आपको बताना है कि यूएसओ के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक कौन है।
चलिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया। सबसे ज्यादा दुनिया में करता है यूएसए, यूएसए है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे है कौन? तो सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। कोई बताएंगे नंबर 3 पर कौन है? कमेंट करके बताइए नंबर 3 पर कौन है तेल उत्पादन के मामले में। नंबर 3 पर कौन है भैया? कमेंट बॉक्स में ठोकिए। ईरान गलत है, ईरान गलत है, गलत है ईरान, ईरान उरान गलत है। रशिया, बहुत बढ़िया सतेंद्र कुमार जी, रशिया करेक्ट आंसर है, रशिया होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। रशिया है नंबर 3 पर। याद रखेंगे सबसे पहले बात की, सऊदी अरेबिया का शेयर कुल दुनिया में जितना उत्पादन होता है उसका 12.8% उत्पादन कहां होता है? तो सऊदी अरेबिया के अंदर होता है। और रशिया के अंदर 11.6% उत्पादन होता है। नेक्स्ट, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो इस कोड का इस्तेमाल कीजिए, 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। घर पे बैठिए, बहुत सारे लोगों ने लिया है। कल मुझे 2 लोगों का फोन आया था, उन्होंने कहा कि सर अब कोचिंग में पढ़ने नहीं जाएंगे, यहीं पढ़ लेंगे घर पे बैठ के। इतने सारे टीचर से एक बैच में वहां एडमिशन मिलता है, पैदल इतना धूप में जाना होता है, बरसात पानी कादो, पटना में रहते हैं, गंदा खाना खाते हैं, मेस के छोटे से गंदे से खाने में खाना खाते हैं, छोटे से कमरे में जीवन काटते हैं। सर नहीं जाएंगे अब पटना इलाहाबाद, अब पढ़ लेंगे ऑनलाइन। उन्होंने कल 2 लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है, बहुत शुक्रिया उन दोनों लोगों का, बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं? अगर किसी का गलत हुआ तो पूछ लीजिएगा, अगर भयल गलती तो बुझिए लोग, ये गलती ना हो चाहिए, ना तो नाम हंसवा दे बोलो हमारा। भूबन पहाड़िया, गौरव पहाड़िया, खासो, जयंतिया, इनमें से कोई नहीं है, एक से ज्यादा। लीजिए लगाइए फटाफट। अंजन कुमार जी कमेंट में आंसर नहीं देना। चलिए कमेंट बॉक्स खोलता हूं, कमेंट बॉक्स के क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लोगों के आंसर आ रहे हैं। 2 तरफ चलिए, एक तरफ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर करिए, इधर आइए, यानी 30 सेकंड के अंदर में 2 सवाल बनाइए, 2 सवाल। और फास्ट करूं क्या? और फास्ट करूं? 3 कर दो इसको, कितना चलेगा? ज्यादा फास्ट नहीं हो जाएगा ना? अशरफ घानी, अशरफ घानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कमेंट बॉक्स वाले का। अशरफ घानी कौन है? अभी तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ घानी। इधर आइए, भूबन पहाड़िया नहीं है भैया। भूबन कहां है? भूबन आसाम राज्य के अंदर में। भूबन कहां है? तो आसाम में है। भूबन कहां है भैया? आसाम में। आसाम में कहां पर? बाराक घाटी में है। कहां है? बराक घाटी में। आसाम में नहीं, आसाम में कहां? बराक घाटी के अंदर है। कौन? भूबन पहाड़िया। जबकि गोरो खासी और जयंतिया, गोरो खासी और जयंतिया कहां है? तो मेघालय पठार के अंश में है। ये ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, कल ही मैंने आपको बताया था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। नेक्स्ट, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, याद रखिएगा सर्वाधिक ऊंचाई के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का पोलिंग लगाइए, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। जोजिला, रोहतांग, नाथुला, बैवर, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 1 2 3। और इधर कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट बॉक्स में बताइए अभी कि कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइए कि इराक की राजधानी कहां है? इराक, इराक की राजधानी कहां है? इराक की राजधानी कमेंट बॉक्स में बताइए, इराक की राजधानी। दोनों तरफ चलिए, इधर 30 सेकंड में, इधर प्रेस करने में कितना समय लगता है? 1 से 2 सेकंड, बाकी 28 सेकंड जो खाली बैठते हैं वहां आंसर टिप पे चलिए। इराक की राजधानी कहां है? इराक की राजधानी। बहुत लोग फंसे हैं भैया, पोलिंग गलत नहीं है, पोलिंग सही है, इसका आंसर ई होगा, ठीक है। ये बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन हो जाएगा। ई ऑप्शन कैसे याद रखेंगे? डुंगरी, कौन? डुंगरी, डुंगरी जो पास है ये भारत के अंदर में सबसे ऊंचाई पर स्थित है, डुंगरी पास। नेक्स्ट इसके बारे में समझ लीजिए, डुंगरी है कहां पे? तो उत्तराखंड में है। कहां है? उत्तराखंड में है। डुंगरी कहां पे है? उत्तराखंड में है। अब डुंगरी के याद रखेंगे, नंदा देवी रिजर्वेयर सुना है आपने? नंदा देवी, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व सुना है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहां है? तो ये है उत्तराखंड में। और याद रखेंगे इसी रिजर्व में जो ये स्थित है, ये दर्रा जो है डुंगरी पास, ये किसको किसको जोड़ता है? तो इंडिया और तिब्बत को, भारत और तिब्बत को ये जोड़ता है। किसको? भारत और तिब्बत को, 2 देशों को जोड़ता है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, केरवा मृतिका, केरवा मृतिका जो एक जाफरान यानी केसर जो होता है, केसर का एक प्रकार है, वो के उत्पादन के लिए उपयोगी पाई जाती है। कहां सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? कश्मीरी हिमालय में, गढ़वाल में, नेपाल में, पूर्वी हिमालय में, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है 1 2 3। नहीं, जब ई ऑप्शन लगा रहे तो नहीं होगा भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि केरवा मृतिका। चलिए कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइए कि स्वीडन की राजधानी कहां है? स्वीडन की राजधानी, कमेंट बॉक्स खोल दिया है।
कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्वीडन की राजधानी कहाँ है। अर्चना मेहता, दिलीप, आरव, सन्नी, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ने दीजिए। एक 30 सेकंड के अंदर में 2 सवाल करना है। इधर प्रेस कीजिए एबीसीडी, उधर कमेंट बॉक्स में डालिए स्टॉकहोम। बहुत बढ़िया, स्टॉकहोम होगा करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। मैंने पूछा था, क्या पूछा था आपसे याद है आपको? स्वीडन की राजधानी मैंने पूछा आपसे, कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन था स्वीडन की राजधानी कहाँ है, तो स्वीडन की राजधानी हो जाएगा स्टॉकहोम। करेक्ट आंसर है स्टॉकहोम। ठीक है, इधर आते हैं इस क्वेश्चन में। केरवा मृतिका जो जाफरान जो केसर का एक स्थानीय प्रकार है, ये बेसिकली कहां पाया जाता है? तो ये कश्मीरी हिमालय में पाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसकी जो मिट्टी होती है, ये मिट्टी होती है अर्ध समेकित मिट्टी। कैसी मिट्टी होती है? अर्ध समेकित। अर्ध समेकित मिट्टी में पाई जाती है, ये याद रखेंगे। तो अर्ध समेकित में इसी तरह की मिट्टी में जो तलहट होते हैं या टेरेस होते हैं या पठार होते हैं या चट्टान होते हैं, उनके जो कश्मीरी हिमालय बेसिन में है वहीं ये पाई जाती है, इसलिए आंसर हो जाएगा कश्मीरी हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? याद रखिएगा, किसका पूछ रहा है? पूरे भारत का। पूरे भारत का पूछ रहा है नगरीय जनसंख्या। नगरीय ध्यान रखिएगा, जनसंख्या दो तरह का होता है, एक नगरीय होता है और एक ग्रामीण होता है। तो करेक्ट आंसर बताना है 21.7। ये 4-5 ऑप्शन है, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। ये रहा पोलिंग। कमेंट बॉक्स के क्वेश्चन को खोलता हूं। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि अभी जो है श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाला कौन सा जगह है? श्रीलंका और भारत को क्या जोड़ता है? आदित्य कुमार सानू आए, दीपक आए, स्माइल बटी बटी, दोनों तरफ चलिए। श्रीलंका और पार्क स्ट्रीट, बहुत बढ़िया। पार्क स्ट्रीट होगा भैया, स्पेलिंग तो सही लिखो, पार्क स्ट्रीट। बहुत बढ़िया। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला कौन सा है? तो पार्क स्ट्रीट है। एक साथ 2 क्वेश्चन का मजा लीजिए। इधर आइए क्वेश्चन, उधर, क्योंकि प्रेस करने में हार्डली 2 से 3 सेकंड लगता है, तो जो बाकी 27 सेकंड बच रहा है, 27 सेकंड में कमेंट बॉक्स में आ जाइए। मतलब क्या कि जो हम लोग 60 क्वेश्चन का टारगेट लिए हैं, 2 से गुना कर दीजिए, 120 क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, तो 21.7% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31.6%। भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जो नगरीय प्रतिशत है वो है 21। कोई बताएंगे कि ग्रामीण प्रतिशत कितना है? ग्रामीण प्रतिशत जनसंख्या कितनी है? तो भैया इसी को हटा दीजिए, 68.84%। 68.84% ग्रामीण में रहते हैं। कोई बताएंगे कि 2001 की जनगणना के अनुसार नगरीय क्या था? तब आपको पता चलेगा कि कितना बढ़ा है, तो मैं बता दूं कि 2001 में ये 27.81% था। 27.81% था। तो सोचिए 27 से बढ़ के कहां पहुंच गया? 36 पहुंच गया 10 साल में। आप चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है में एनएम में उसका फुल फॉर्म क्या होगा? पूर्ण स्वरूप क्या होगा? तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, ABCDE 5 ऑप्शन है। इसका फुल फॉर्म बताना है क्या होगा। लीजिए ऑप्शन। चलिए इधर खोल देता हूं, कमेंट बॉक्स खोलता हूं। कमेंट बॉक्स में बताना है कि तो अभी अगली जनसंख्या जो है, जनगणना जो है कब होगी? अगली जनगणना कब होगी? अगली जनगणना कब होगी बताइए फटाफट। आपको बताना है कि अगली जनगणना कब होगी। अगली जनगणना कब होगी? कमेंट बॉक्स में भी आंसर करिए। एक साथ 2 क्वेश्चन चलेगा, एक साथ 2 क्वेश्चन। टोटल 1.5 घंटा में 120 क्वेश्चन करेंगे हम लोग 2021 में। बहुत बढ़िया मेरे भाई, 2021 में जनगणना होने वाली है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? बी ऑप्शन, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये किसके जगह लाया गया था? तो ये लाया गया था प्लानिंग कमीशन की जगह, योजना आयोग की जगह, प्लानिंग कमीशन की जगह रिप्लेस किया गया था, प्लानिंग कमीशन की जगह। नेक्स्ट, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? 47, 51, 56, 2004। 5 ऑप्शन है, 1, 2, 3। लगाते चलिए भैया, लगाते चलिए। इधर आ जाइए, इधर आइए। आपको बताइए, गरीबी हटाओ कब नारा दिया गया था? किस 5 ईयर प्लान के अंदर, किस पंचवर्षीय योजना के अंदर में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? दोनों तरफ चलिए, इधर भी उधर भी, दोनों तरफ चलना है आपको। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? बहुत बढ़िया, 4th। देखिए नारा तो दिया गया 4th में था, ठीक है। 5th बहुत लोग बोल रहे हैं, लेकिन नारा दिया गया था 4थे पंचवर्षीय योजना में। पढ़ लीजिएगा किताब खोल के।
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1956। याद रखेंगे जब राज्यों का गठन पुनर्गठन जो है 1956 में हुआ था, जो बेसिकली किस पर था, भाषाई आधार पर था। इसमें क्या किया था, नए नए प्रदेशों का निर्माण हुआ था, यानी जो प्रदेश की सीमाएं थी उनको विस्तारित किया गया था, उनको परिवर्तित किया था, किसी को बड़ा किसी को छोटा किया गया था। और बहुत सारे ऐसे वास थे जो भारत की राज्य की सीमाओं थी उसमें अतिरिक्त परिवर्तन भी किए गए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956। अगला सवाल में बढ़ते हैं भैया, थोड़ा लाइक से ठोकते रहिए, थोड़ा लाइक से ठोकते रहिए भैया। भारत में निम्न राज्यों में किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, कल डिस्कस किया था। चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, उनमें से कोई नहीं। लगाइए पोलिंग और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि विश्व में चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? दोनों तरफ चलिए, विश्व में चीनी का कटोरा, विश्व में चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? विश्व में चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? बहुत बढ़िया, क्यूबा होगा, क्यूबा होगा, क्यूबा। ब्राजील जो है, ब्राजील और क्यूबा में ऊपर नीचे चलते रहता है। ब्राजील जो है सबसे ज्यादा चीनी पैदा करने वाला राज्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं भैया, इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लेते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो गन्ना होता है, सबसे ज्यादा गन्ना जो होता है कहां उत्पादित होता है? यही होता है। आपको बता दूं, याद रखिएगा, 21 लाख हेक्टेयर भूमि पर, 21 लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ने को उगाया जाता है। और कितना होता है? तो लगभग 140 करोड़ टन, 100 मतलब 133 मिलियन टन, यानी 13 करोड़ 30 लाख टन गन्ना उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत अग्रणी है? आपको बताना है कि जितने भी खनिज यहां दिए गए हैं उन खनिजों में से दुनिया में सबसे ज्यादा भारत उत्पादित करता है कौन सा? चादरी, अभ्रक, तंबा, जिप्सम, लोहा, आवश्यक। 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी लगाइए। और उसका क्वेश्चन बताइए कि भाषाई, कमेंट बॉक्स खोलता हूं, कमेंट बॉक्स में बताइए भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? कमेंट बॉक्स में दोनों तरफ चलिए, इधर भी उधर भी, इधर टिपिए उधर कमेंट टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, भाषाई आधार पे, उधर कमेंट बॉक्स का जो क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि भाषाई आधार पे कौन सा प्रदेश बना था? भाषाई आधार पे बनने वाला प्रदेश कौन सा प्रदेश था आपको बताना है। और इधर बताना है कि इंडिया इज द वर्ल्ड लीडर इन द प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। इज इट सीट माइका, इज इट टोबा, इज इट जिप्सम, इज इट आयरन और नन ऑफ दीज एंड वन ऑफ एवर। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। याद रखेंगे तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदरी, अभ्रक। और उधर का हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला प्रदेश था। इधर आइए, चंद्रक जो अभ्रक है, अभ्रक को चमकदार सिलिकेट खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? चमकदार सिलिकेट खनिज, सिलिकेट खनिज। थोड़ा शेयर लाइक ठोके भैया, 10-12 लोगों को और ले आइए, 10-12 लोगों को और ले आइए तो एक नया आंकड़ा छू लेंगे हम लोग। सिलिकेट चमकदार खनिज के रूप में जाना जाता है। और याद रखेंगे कि इसी जिसमें जो है ना ग्रेनाइट और अन्य चट्टान जितनी भी होते हैं क्रिस्टल के रूप में एक संरचना इसके अंदर में होती है, जिसको सीट माइका कहते हैं इंग्लिश में। सीट माइका में भारत सबसे ज्यादा है। और ये बेसिकली होता कहां पे है? तो आंध्र प्रदेश में होता है सबसे ज्यादा, उसके बाद होता है राजस्थान में, और राजस्थान के बाद झारखंड में। 3 जगह के अंदर में सबसे ज्यादा पाया जाता है झारखंड। नेक्स्ट भरत कुमार भाई आ गए हैं, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। सब्सक्रिप्शन कोड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये सारी बेनिफिट्स हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? ध्यान रखिएगा, एक भारतीय राज्य पूछ रहा है यहाँ पे, भारतीय राज्य के रूप में कब बना? बिहार इंडिपेंडेंट के बारे में नहीं पूछ रहा है, गलत नहीं होना चाहिए। भारतीय राज्य के रूप में कब बना है? 1 2 3 कमेंट बॉक्स के लिए खोल देता हूं, कमेंट बॉक्स के लिए खोल देता हूं। भारत में सबसे ज्यादा कॉफी की खेती कहां होती है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए भैया, कमेंट बॉक्स में सबसे ज्यादा कॉफी की खेती कहां होती है? बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग मारते चल रहे हैं, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सभी लोग टाइप कीजिए। क्यों बैठे हो भैया? खुद से कहो, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? डेली पढ़िए, डेली बोलिए कि आपके कलम की ताकत आपको सफलता दिलाएगी, कोई दूसरी नहीं। पढ़ेंगे तभी नौकरी होगी। चलिए, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? 1911, 1912, 1936 और 2000 में। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1912। याद रखेंगे जब बंगाल टूटा, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो बंगाल से बिहार अलग हुआ। बिहार अलग हुआ तो बिहार कब अलग हुआ? 1912 में। लेकिन ये बिहार कंबाइंड था। बिहार में कौन कौन था? बिहार भी था और उड़ीसा भी था। बिहार और उड़ीसा, और बिहार और उड़ीसा कब अलग हो गए? तो ये अलग हुए 1936 में। कब अलग हुए? 1936 में। तो बिहार एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट बना 1936 में, लेकिन भारतीय राज्य के रूप में कब बना? तो राज्य के रूप में बना 1912 में। अगला सवाल ले लेते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं भैया, अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक और बात बताइए कि किस अधिनियम के तहत बना? ये चलिए आगे पूछ लेंगे।
बिहार के निम्न हिस्से में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? सबसे पुराना हिस्सा के बारे में आपको बताना है कि कौन सा अपेक्षाकृत, इन जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से सबसे पुराना है। रोहतास का पठार, उत्तम उत्तर पश्चिमी पहाड़िया, खड़गपुर पहाड़िया, उत्तर गंगा मैदान, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, 1 2 3 लगाइए। और आपको इधर बताना है कि बिहार की जो सीमा है, जो बिहार की सीमा है, मतलब कौन से अधिनियम के तहत, कौन से अधिनियम के तहत इन राज्यों का बंटवारा हुआ, राज्यों का सीमाओं का बंटवारा हुआ, कौन से अधिनियम के तहत। आज भी पोयम होना चाहिए, आज पोयम नहीं होगा, कल अब नया पोयम सुनाऊंगा, आज क्वेश्चन करिए, बहुत क्वेश्चन अभी बाकी है। उन्नीस बहुत बढ़िया। वर्ष 1956 तक भारत गणराज्य का हिस्सा बना रहा बिहार, और उसके बाद चलिए तो इधर आ जाते हैं, इधर का आंसर देख लेते हैं। देखिए भौगोलिक रूप से अगर आप देखेंगे तो बिहार को 3 प्राकृतिक भाटों में बांटा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहतास की पठारियां। जरा ध्यान से सुनिएगा, भौगोलिक तौर पे अगर आप देखेंगे तो बिहार को 3 प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। पहला उत्तर का पर्वतीय, दूसरा तराई भाग, और तीसरा मध्य का विशाल मैदान, और दक्षिण का पहाड़ी किनारा। मतलब 3 तरह से बेसिकली बांटा जा सकता है, उत्तर का पर्वतीय और तराई भाग, मध्य का विशाल मैदान और दक्षिण का पहाड़ी किनारा, 3 भाग में। जो रोहतास का पठार है ये बेसिकली दक्षिण पहाड़ी का भाग है, दक्षिण पहाड़ी का। और जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उन सब में रोहतास का पठार जो है सबसे पुराना है, ठीक है ना। और ये कहां पे है? तो ये कैमूर की पहाड़ियों में है। कहां पे है? तो कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रोहतास। नेक्स्ट, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि पटना की जो सीमाएं हैं वो कितने जिलों से लगती हैं। 7 8 9 10, 7 8 9 10, और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा, ये लीजिए। और कमेंट बॉक्स को खोलता हूं, कमेंट बॉक्स में आप ये बता दीजिए मुझे, कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? कमेंट बॉक्स खोल दिया मैंने। एक साथ 2 क्वेश्चन का आंसर करिए, एक साथ 2 क्वेश्चन का आंसर करिए भैया, फटाफट लाइक शेयर ठोकते चलिए। तो आपको बताना है कि कितने जिलों से लगती है, कितने जिलों से लगती है, और जिले का नाम भी पूछूंगा मैं अभी, जिले का नाम बताना है आपको। इधर चलिए, उधर है आंसर आने लगा है। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर पहले जो उस तरफ जो क्वेश्चन चल रहा है, यानी कमेंट बॉक्स में जो चल रहा है, कमेंट बॉक्स का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। शुरू होती है गुजरात से, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के बाद इधर आइए झारखंड, झारखंड के बाद बंगाल, बंगाल के बाद इधर त्रिपुरा, मेघालय, ऐसे ही गुजरती चली जाती हैं। जो इंपॉर्टेंट बात है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बिहार जो है, पटना जो राजधानी है, ये 9 जिलों से लगती है। कौन कौन जिला है? तो इधर से चलते हैं। सबसे पहले तो आरा जिला, घर बातो कोनाबाद के डरवा, आरा के बाद अरवल, आरा के बाद अरवल के बाद इधर आइए जहानाबाद, मणिपुर होगा, मणिपुर मेघालय से नहीं गुजरती है भैया, जहानाबाद के बाद इस तरफ आइए तो नालंदा के बाद इस तरफ आइए तो छपरा वाला सारण जिला, सारण के बाद इस तरफ आइए तो लखीसराय से थोड़ा और आगे बढ़िए तो बेगूसराय से थोड़ा और इस तरफ चलिए तो समस्तीपुर, और समस्तीपुर से थोड़ा और इधर चलिए तो वैशाली। मतलब हम लोग ऐसे निकले, आरा से ऐसे घूमते घूमते वापस आ गए पटना, ठीक है। अरवल ले लिया, आरा, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, सारण, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली। 2 4 6 8 1 9 करेक्ट आंसर है, 9 हो गया, यही आंसर होगा। हाँ मिजोरम भैया, मिजोरम। चलिए तो 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है पहाड़ी मिट्टी से, कच्छारी मिट्टी से, रेगुलर मिट्टी से, तराई की मिट्टी से। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 5 ऑप्शन है, 1 2 3 लगाइए पोलिंग फटाफट। उधर के लिए क्वेश्चन खोल देता हूं कि भारत में अभी कितने यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं अभी आज के डेट में, 29/4/2020 के दिवस में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 की 9 भैया, 8 की 9। 8 की 9, सिर्फ 8। करेक्ट आंसर होगा 8, करेक्ट आंसर होगा 8। यस, हुआ था 9, लेकिन दमन और दीव जो है अब एक हो चुका है, आपको पहले से था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कच्छारी मिट्टी। क्यों? क्योंकि जितना भी बिहार का जो अधिकांश मध्य क्षेत्र है ना, वो मध्यवर्तीय विशाल मैदान के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मध्यवर्तीय विशाल मैदान। जो गंगा नदी चलती है ना और उसकी सहायक नदियां हैं, उसके बहाव के क्षेत्र में आने वाले लोग हैं।
इसलिए वहां की मिट्टी क्या होती है, कछारी मिट्टी होती है। कछारी मिट्टी को जलोध नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे किस नाम से, जलोध मृदा भी कहते हैं इसको। कौन सी मृदा कहते हैं, जलोध मृदा कहते हैं, जलोध मृदा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के राज्यों में से निम्न सबसे कम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। आपको बताना है कि बिहार कहां पे है, सबसे नीचे से चलना है, तो नीचे से बिहार का रैंकिंग बताना है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचमी है। तो लीजिए भैया, हम लोग कहीं पीछे नहीं रहते हैं। चलिए बोलिए एक बार, बांके बिहारी लाल की जय। और इस तरफ कमेंट बॉक्स को खोल देता हूं, आपको बताना है कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं, सोच के बताइएगा। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने भारत के राज्यों से लगती हैं। चलिए तो इधर देख लेता हूं, साक्षरता दर की बात करते हैं। तो याद रखेंगे साक्षरता में हम लोग नीचे से टॉप पे हैं, बिहार जो है नीचे से टॉप पे हैं हम लोग। अच्छा बिहार, अच्छा एक बात बताइए कि सबसे ज्यादा कहां पे है, सबसे ज्यादा साक्षरता कहां पे है, तो केरल में है। केरल का साक्षरता प्रतिशत कितना है, तो 93.91। बिहार नीचे से टॉप पे है, सबसे नीचे हम लोग, और हमारा है 6382, 63.82% हमारा साक्षरता है, 6382। तो हम लोग नीचे से टॉप पे हैं। अच्छा भारत का कितना है, भारत का पूरे भारत का साक्षरता 73, बहुत बढ़िया, 68 की 73, 74। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। जूट में हम लोग कहां पे हैं, आपको बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन से नंबर पे हैं हम लोग। नीचे से हम लोग कौन, सॉरी, जूट की खेती में बिहार का स्थान क्या है, 1 2 3 लगाइए। कमेंट बॉक्स खोलता हूं, बताना है कि जूट सबसे ज्यादा कहां होता है, जूट सबसे ज्यादा कहां पे आता है, सर्वाधिक जूट की खेती सबसे ज्यादा कहां प्रोडक्शन होता है जूट का। भारत के अंदर में बताना है कौन से राज्य, मेरे भाई, भारत के अंदर में राज्य बताना है, किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है। अगर बिहार सबसे ज्यादा, बिहार जिस रैंकिंग पे हो, सबसे ज्यादा जूट कहां होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा भैया। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो भारत में राज्यों की दृष्टि से बिहार का स्थान द्वितीय नंबर पे है। बिहार कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। याद रखेंगे जूट की जो खेती होती है मुख्यतः भारत में जितने भी पूर्वी क्षेत्र हैं, हमारे भारत का जो भौगोलिक स्थिति है उसमें जितने भी पूर्वी इलाके हैं उसी में जूट की खेती की जाती है। जूट फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन बंगाल के अंदर होता है। कहां होता है, बंगाल के अंदर होता है। द्वितीय स्थान पे कौन आता है, बिहार आता है। बिहार के बाद कौन आता है, असम आता है, उड़ीसा आता है, उत्तर प्रदेश आता है, त्रिपुरा आता है और मेघालय भी होता है। तो इस लाइन से चलता है। तो नंबर 1 पे अगर पूछेंगे, नंबर 1 पे कौन है, तो वेस्ट बंगाल है। कौन है, वेस्ट बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशाएं और संभावनाएं हैं। तेल शोधनागार की, वन आधारित खनिज की, बालू का खनिज की, कृषि आधारित की, और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि बिहार के अंदर कौन सा है, संभावना सबसे ज्यादा किसके लिए है, मतलब किस तरह का इंडस्ट्री बिहार में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, लगाया जा सकता है। ए बी सी डी लगाइए, पोलिंग। अरे लीडर बोर्ड देख लेना, क्वेश्चन करो। कमेंट बॉक्स खोलता हूं, कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति का आर्टिकल कहां से कहां तक है। राष्ट्रपति का आर्टिकल बताना है, राष्ट्रपति का आर्टिकल। बहुत लोग कहेंगे ई ऑप्शन, ई नहीं होगा। मैं पूछ क्या रहा हूं कि सबसे ज्यादा संभावनाएं किसकी हैं। तो तेल का कोई खोज खबर नहीं है, वन आधारित कोई खोज खबर नहीं है, बालू के खनन में हम लोग कहीं नहीं है। ऐसा मत समझिएगा कि तनी मनी बालू होता है तो हम लोग चल रहे हैं, बालू में भी हम लोग नहीं है। 52 से 61 तक, 52 से 61 तक आता है राष्ट्रपति का आर्टिकल। और इधर आइए, इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि, कृषि आधारित। देखिए बिहार क्या है, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और हमारा भविष्य कृषि में बहुत उज्जवल है। आप याद रखेंगे कि दरभंगा साइड में, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी में क्या होता है, मखाना की खेती होती है, गन्ने की संबंधित खेती होती है। समस्तीपुर सब्जियों के लिए जाना जाता है। दक्षिण बिहार में आप चल जाइए तो गंगा है, बंगाल से सटे प्रदेश जितने हैं उन सब में जूट की संभावनाएं अपार हैं। यानी कृषि आधारित उद्योग की संभावनाएं बहुत हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखता है? आपको बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय राइटिंग अ रेजिग्नेशन लेटर, जब भी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिटायर होना होता है तो किसको अपना लेटर लिखता है? प्रेसिडेंट, लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, नन ऑफ दीज। 5 ऑप्शन है या मोर देन 1, तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। 1 2 3। सफूर इतना लेट क्यों आए हैं? साक्षी रमन आई हैं। और सैफुर आप इतना लेट क्यों आए? आप तो टाइम से आते हैं सैफुर। फटाफट आंसर लगाते चलिए। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पत्र से किसको त्याग पत्र देता है? आपको क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है। मुंगेर में लीची, हाँ भैया। बक्सर के सोम पापड़ी के लिए, ठीक है। आरा जिला किस चीज के लिए? अरे वो आरा की एक फेमस मिठाई होती है, बहुत पसंद है मुझे, क्या नाम है उसका? हाँ, उस मिठाई का क्या नाम है? पवन कुमार उपाध्याय। पवन आ गए हो तुम, चरण स्पर्श। विजयी भव पवन, विजयी भव। आशीर्वाद बना रहा है ईश्वर का, मेरा नहीं, ऊपर वाला आशीर्वाद दे आपको। हाँ, खुरमा। खुरमा मुझे बहुत पसंद है भाई। मेरे जितने भी शिष्य हैं आरा जिला के, लेके आते हैं। कोई एक आरा से हटके दुकान है, वहां का फेमस है। चलिए, तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पत्र से त्याग पत्र किसको लिखकर देता है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद आर्टिकल 124 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? आर्टिकल 124। आर्टिकल अनुच्छेद 124 के अन्य में प्रावधान है कि वह राष्ट्रपति को देता है। वह राष्ट्रपति को, अगर राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो किसको देगा? उद्वंत नगर का, हाँ, उद्वंत नगर का एक स्टूडेंट है, वो लेके आ जाता है मेरे लिए। अगर राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो किसको देगा? वेरी गुड, वाइस प्रेसिडेंट को देगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेगा देश में तो किसको देगा? बनाया गया है सबसे पहले तो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बाद किसको देगा? लोकसभा स्पीकर। चलिए, आर्टिकल 124 ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन अगर लेना है तो इस नंबर पे ले लीजिएगा भैया, बहुत बेहतरीन चीज है। कोचिंग वोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठ के पढ़िए। कोचिंग में एक बैच में एडमिशन लेते हैं, सुबह से शाम टाइम बर्बाद करते हैं, पढ़ाई लिखाई होता कम है, वहां नाच गाना ज्यादा होता है, आप लोग पढ़ते कम है। और वहां पे क्या होता है? बाजी होता है। मैं ही क्लास के अंदर पढ़ाता हूँ तो जितना पढ़ा पाता हूँ क्लास में 1 घंटा में, और जितना यहाँ 1 घंटा में पढ़ाता हूँ, यहाँ समझिए कि 1 घंटा में 2 घंटा का पढ़ाई होता है। और क्लास के अंदर में क्या होता है? बातें होती हैं, इधर उधर की चीजें होती हैं। ये सारी बेनिफिट्स हैं इसकी। 1 साल का फी है 6300 रुपया और 2 साल का फी है 7560 रुपया डिस्काउंट के बाद। ये फी लेना अगर चाहते हैं, सारी चीजों की तैयारी होती है। बिहार दरोगा, पीटी मेंस, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, अमीन, सिपाही, एपीओ, लेपीओ, जेपीओ, सचिवालय सहायक, सबका बैच आता है। पीटी का भी, मेंस का, सब में आप पढ़ सकते हैं। 20 से ज्यादा टीचर आपको पढ़ाते हैं, तो बहुत बेहतरीन चीज है। इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी, अलग अलग माध्यम में है। टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिल जाएगा। चलिए, कोई बात नहीं। डाउट सेशन आप क्लास की तरफ पूछ सकते हैं, सिलेबस पूरा पढ़ाया जाता है। 20 से ज्यादा टीचर अभी हैं जो सारे क्वालिफाइड टीचर हैं, अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते हैं। और फी कितना है? मात्र 6300। पटना में रहने का किराया दे देते हैं 1 महीना में आप इतना। मेस का गंदा खाना खाते हैं, अनहाइजेनिक फूड खाते हैं। घर पे रहिए, मम्मी के हाथ का खाना खाइए। शादीशुदा है तो पत्नी के हाथ का खाना खाइए, और अगर लड़कियां शादीशुदा हैं तो पति के हाथ से खाना बनवा के खाएं और चुपचाप पढ़ें। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति, याद रखिएगा, कौन से सभापति? प्रथम सभापति कौन थे? जगजीवन राम, काका साहेब कालेकर, बीबी शर्मा, बी आर अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी ई। ये लीजिए, पोलिंग लगाइए। चलिए, इधर ले लेते हैं, इस तरफ का क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपको बताइए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद किसको रिस्पॉन्सिबल होता है? मंत्री परिषद किसको रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल लोकसभा होता है भैया, पार्लियामेंट। चलिए, तो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कब बनाया गया? याद रखिएगा, वर्ष 1963 के अंदर में। किस साल में? तो 1963 के अंदर में प्रथम पिछड़ा आयोग का गठन काका साहेब कालेलकर की अध्यक्षता में किया गया था। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 340 में, आर्टिकल किसमें? तो 340 के अंदर में ये मेंशन है, क्या अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की अनुशंसा की गई है। किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 340 के अंदर में किस चीज की अनुशंसा की गई है? तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो आयोग की गठन है उसकी अनुशंसा की गई है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा काका साहेब कालेकर। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? बहुत लोग फंसेंगे इसमें, देखिएगा। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? लोक सेवा संघ के अध्यक्ष के द्वारा राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, 1 2 3 लगाइए। कमेंट बॉक्स के लिए खोल दिया जाए क्या? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि अगर रिजाइन करेंगे तो रेजिग्नेशन अपना किसको देंगे? हटाएगा कौन इनको हटाएगा कौन? अगर मान लीजिए कि लोक सेवा का, बीपीएससी का चेयरमैन को हटाने की अनुशंसा कौन कर सकता है? हटाएगा कौन?
करेक्ट है। तो एक साथ दो दो क्वेश्चन का मजा लीजिए, इधर 1 सेकंड में पोलिंग कीजिए और उधर कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए, ठीक है ना जी। चलिए तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ले लेते, तो पहले उस वाले का ले लेते हैं कि पहले तो सबसे पहले इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करते हैं राज्य के राज्यपाल। कौन करता है नियुक्ति? राज्य के राज्यपाल। किस में बताया गया है? आर्टिकल 315 में। किसमें? आर्टिकल 315 में। किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 315 के अंदर राज्यपाल द्वारा इनकी लोक जितने भी संघ लोक सेवा आयोग होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है राज्य के। और आपको बता देता हूं कि यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं संघ लोक सेवा की, उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, लेकिन नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन जब हटाने की बारी आएगी तो हटाएगा कौन? तो राष्ट्रपति हटाएगा। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। याद रखेंगे। क्लियर है? बढ़े आगे, अगला सवाल लेते हैं, फटाफट लेते चलिए भैया। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? 18 वर्ष, 21, 25, 30, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। अच्छा, पोल नहीं लगाया है, सॉरी मेरे भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं लगा दिया कि मैंने सोचा पोल लगा दिया है, बैठ गया हूं मैं। बाबा इतने सारे लोगों ने आंसर दे दिया है। पानी पीना भी तो जरूरी है पहले, बिल्कुल पानी पीना भी बहुत जरूरी है मेरे भाई, इतना एनर्जी बोलता हूं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। ध्यान रखेंगे अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद भैया बताएंगे कोई? कमेंट करके फटाफट कौन सा अनुच्छेद? मैं ही बता देता हूं, अनुच्छेद 84 बी। अनुच्छेद 84 बी के अंदर लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कोई बताएंगे विधानसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? विधानसभा के लिए, विधानसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? विधानसभा के लिए कितनी होनी चाहिए भैया, जल्दी बताइए। विधानसभा के लिए 25। कौन से अनुच्छेद में, कौन से अनुच्छेद में जिक्र है इसका? बताइए जल्दी कमेंट करके, कौन से अनुच्छेद में? 30 नहीं, 173 बी। 173 बी अनुच्छेद के अंदर में जिक्र है कि विधानसभा में कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, EBCDE। 5 ऑप्शन है, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। और इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग बनाने के लिए या इसके लिए कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? कौन सा आर्टिकल है? वाह, कमेंट बॉक्स में चालू रखिए, दोनों तरफ चलिए। 30 सेकंड के अंदर में 2 सवाल, 1.5 घंटा में 120 क्वेश्चन, 1.5 घंटा में 120 सवाल करेंगे हम लोग। बहुत बढ़िया। चलिए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा। राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के द्वारा कहा जाता है? तो याद रखेंगे आर्टिकल 155। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 के अंतर्गत, आर्टिकल 155 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। याद रखेंगे राज्यपालों की नियुक्ति के लिए 2 सीमाएं निर्धारित है, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए 2 नियम है, ये कहां मेंशन है? तो आर्टिकल 155 के अंदर में। आर्टिकल 155 क्या कहता है? तो कहता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, नंबर 1, और दूसरा क्या होना चाहिए? उसकी आयु 35 वर्ष से ज्यादा की होनी चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो आपको बताना है कि लोकसभा के अंदर में अनुसूचित जो जातियां होती हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, उनके आरक्षण का प्रभाव किया गया। किस आर्टिकल में ये मेंशन है? आर्टिकल 330, 331, 332, 333, या इनमें से कोई नहीं है, एक से ज्यादा। करेक्ट आंसर लगाइए 1, 2, 3। चलिए कमेंट बॉक्स खोलता हूं। भारत में संघ का प्रमुख किसको माना जाता है? हु इज द हेड ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया? हु इज द हेड ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोनों तरफ चलिए, दोनों तरफ पैरेलली चलिए। बहुत बढ़िया मेरे भाई। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड इन लोकसभा वाज द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ कास्ट? तो याद रखेंगे कास्ट के रिजर्वेशन के लिए अनुच्छेद 330 याद रख लीजिए। अनुच्छेद 330, एससी एसटी अनुच्छेद 130, 330, 330 रट जाइए इसको। अनुसूचित जातियों और जनजातियों, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इनके आरक्षण का प्रभाव प्रावधान है। लेकिन जो ये कहां पे है? ये भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में है। कहां पे है? देखिए यहाँ पे लोकसभा में। लेकिन अगर बिहार राज्यों की विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के लिए अनुच्छेद 332 में, कहां पे? अनुच्छेद 332 में, अनुच्छेद 332 के अंदर में कहां पे है? तो विधानसभा में। विधानसभा में जो रिजर्वेशन मिलता है एससी एसटी को, वो आर्टिकल 332 में, और लोकसभा में 330 में। कोई बताएंगे आर्टिकल 331 क्या है? आर्टिकल 331 कमेंट करके बताइए जल्दी से। राष्ट्रपति। बहुत बढ़िया। जियो मेरे शेर। ऐसा होता है क्लास। 1.5 घंटा के अंदर अगर तुम लोग चाहो तो 150 क्वेश्चन हो जाएगा। याद रखेंगे आर्टिकल 331 जो है, 331 एंग्लो इंडियन के लिए है। एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन के लिए। लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं? कितने मेंबर नॉमिनेट किए जा सकते हैं मैक्सिमम एंग्लो इंडियन के? 2। और राज्यसभा में कितने, सॉरी, राज्यसभा में कितने किए जा सकते हैं नॉमिनेटेड मेंबर? एंग्लो इंडियन नहीं, टोटल नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा के अंदर कितने? 12। बहुत बढ़िया। और एंग्लो इंडियन कितने? मैक्सिमम 2। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, संसद में वोट दे सकता है। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से ज्यादा। लगाइए। जैसे अब समाप्त हो गया, लेकिन अगर राष्ट्रपति को लगता है कि उनका रिप्रेजेंटेशन, कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उनकी जनसंख्या उतनी है, तो वो नॉमिनेट कर सकते हैं। राष्ट्रपति किसका हिस्सा होता है? इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, इट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, इट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड सिट्स इन द पार्लियामेंट। माया कुशवाहा आई है। माया रोज सुबह 8 बजे आया कीजिए। जो भी लोग लेट है मैं बता रहा हूं, 8 बजे सुबह आइए। 120 प्रश्न होते हैं। 60 प्रश्न यहां स्क्रीन पर होता है, यहां स्क्रीन पर, और 60 प्रश्न होता है कमेंट बॉक्स में। तो भैया हम लोग 120 प्रश्न कर रहे हैं आजकल फटाफट। इस 60 के अंदर में 40 होता है जीएस का, 10 होता है साइंस का और 10 होता है करंट अफेयर का। चलिए, तो सभी लोग बोलेंगे एक बार बांके बिहारी लाल की जय। थोड़ा लगाइए जयकारा, थोड़ा रेस्ट दीजिए। मैं भी बहुत देर से बोल रहा हूं, लगातार चल रहा हूं, नॉन स्टॉप। 1 मिनट का रेस्ट ले लेता हूं, बस 30 सेकंड। सभी लोग अपने अपने देवता का नाम, जो अल्लाह अकबर मानते हैं वो उनका नाम लीजिए, जिसको जो मानता है उनका नाम लीजिए। सर्व धर्म बराबर है, सभी चीज एक ही चीजें हैं, ठीक है। और मैं एक खुशखबरी आप लोगों को देना चाहता हूं, दे दूं अभी ही? आप चाहते हैं खुशखबरी अभी दे दिया जाए? यस नो लगाइए। यस नो लगाइए खुशखबरी के लिए। चलिए, तो खुशखबरी एक देता हूं। एक बहुत अच्छी खबर है जो मैं आपको देना चाहता हूं। वो खबर ऐसी है, एक सीट ले लेता हूं। वो खबर इतनी सी है कि अगर आपके अकाउंट में 7560 रुपए हैं या 6300 रुपए हैं, सुनिएगा जरा ध्यान से। तो ईएमआई की जो फैसिलिटी थी पहले, वो ईएमआई था सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे। अब ये डेबिट कार्ड पे भी ईएमआई हो गया है। डेबिट कार्ड पे भी आपके अगर अकाउंट में इतना बैलेंस है तो पूरा नहीं कटेगा,
महीने महीने अगर 2 साल का लेते हैं तो 350 रुपया पर मंथ कटेगा, पर मंथ। जैसे आपके पापा के अकाउंट में ही अगर बैलेंस है तो ऐसा नहीं है कि पापा के अकाउंट से एक के बार पैसा काट लेगा, नहीं, 350 रुपया महीना में कटेगा। 350 रुपया अगर 2 साल का लीजिएगा, जब भी लीजिएगा तो। लेकिन ये एक नियम है कि ये अवेलेबल है, अभी सब बैंक के साथ नहीं है, अभी HDFC बैंक का जिनका भी अकाउंट है उनके साथ अवेलेबल हो गया है ये, HDFC बैंक के साथ अभी फिलहाल HDFC के साथ है। और क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है, क्रेडिट कार्ड है तो सब पे अलाउ है, ICICI नहीं है, सिर्फ HDFC। और क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास किसी भी बैंक का है, आपके भाई के पास है, चचा के पास है, दोस्त के पास है, साथी के पास है, दोस्तनी के पास है, अगर किसी के पास है तो ये चलेगा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो एक अच्छी जानकारी है, क्रेडिट कार्ड अगर आपके घर के आसपास में किसी के पास है तो लेके खरीद लीजिए, इतना तो आपकी मदद कर सकता है ना। 350 रुपया महीना लगेगा। और अगर प्लस के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6203279540। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए, और अगर जरूरत है तो कॉल कर लीजिएगा, लेकिन व्हाट्सएप पे ही कॉल कीजिएगा। अगर डायरेक्ट आप फोन कीजिएगा तो मेरे स्टाफ फोन उठाएंगे। SBI में नहीं है, SBI के क्रेडिट कार्ड में है भैया, डेबिट कार्ड में सिर्फ और सिर्फ HDFC में है, डेबिट कार्ड में, HDFC के अंदर में। तो HDFC के डेबिट कार्ड से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया था ना, नहीं किया था। चलिए, तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है या नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये राष्ट्रपति जो होते हैं संसद का हिस्सा होते हैं, इसलिए क्योंकि भारत में राष्ट्रपति को राज्य का प्रमुख माना जाता है। कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि राष्ट्रपति क्या है, तो इनको राज्य का प्रमुख, हेड ऑफ यूनियन कहते हैं हम लोग, हेड ऑफ यूनियन भी कहा जाता है। ये कहां माना, संसद की जो परिषद है, जो अनुसार है, जो संघ की संसद है, इसको कहां डिफाइन किया गया है, तो आर्टिकल 70 में, आर्टिकल 70 के अंदर में, आर्टिकल 70 के अंदर में इसको डिफाइन किया गया। लीडर बोर्ड दिखा देता हूं इस बार, ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद लीडर बोर्ड दिखाता हूं। तो आर्टिकल 70 के अंदर में इनको दिखाया गया है, बताया गया है कि संघ की संसद की जो परिषद होती है उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है। लोग कहते हैं कि संसद का मतलब सिर्फ लोकसभा राज्यसभा, नहीं, संसद का मतलब राष्ट्रपति सबसे पहले, उसके बाद लोकसभा, तब राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को ऑर्डर देता है। आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के अंदर में पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। अनुच्छेद 33, 40, 48, 50, इनमें से कोई नहीं, 5 ऑप्शन है, लगा दीजिए पोलिंग 1 2 3। चलिए इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आइए। आर्टिकल 2 क्या है, अनुच्छेद 2, आर्टिकल 2 के बारे में बताइए, अनुच्छेद 2 क्या है, कमेंट बॉक्स खोलिए, अनुच्छेद 2 के बारे में बताइए। दोनों तरफ चलिए ना, इधर 30 सेकंड थोड़ी लगता है आंसर प्रेस करने को। आर्टिकल 2 राज्यों का पुनर्गठन है, क्या है, राज्यों का पुनर्गठन, सेंटर स्टेट, नवरीतिका, वेतन, सिटीजन, न्यू स्टेट, 1 to 5 इज ए यूनियन। बहुत बढ़िया, कौन है ये, नीतीश कुमार कुनर। चलिए इस क्वेश्चन का देख लेते हैं। तो आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 के अनुसार संविधान के जितने भी राज्य हैं, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उन तत्वों के अनुसार पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है कि आप पंचायत का गठन कीजिए। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 40 के तहत। इसी अनुच्छेद के अनुसार पंचायत का गठन, पंचायत की व्यवस्थित, पंचायत की सरकार की जितनी इकाइयों के रूप में काम करने के लिए सक्षम बनाने की प्रक्रिया, या पंचायतों को फंड, ये सारी चीजें आर्टिकल 40 के अंदर में मेंशन है। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, आपको बताना है कि झारखंड राज्य किस वर्ष आया, डेट नहीं पूछ रहा है, 98, 99, 2000, 2001, और इनमें से कोई नहीं है, एक से ज्यादा। चलिए तो कमेंट बॉक्स को खोलता हूं, बताइए कमेंट बॉक्स कि झारखंड कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, दोनों तरफ चलिए, दोनों तरफ। अच्छा, रैंक इस क्वेश्चन में दिखा देता हूं भाई, कितने राज्यों के साथ साझा करता है, 4, 8, 5, 4, 7, 4, 5। झारखंड राज्य अपनी सीमा को कितने राज्यों के साथ साझा करता है।
9 के साथ, अरे बाबा 9 के साथ इधर आ जाइए पहले कि झारखंड का अस्तित्व कब आया बता देता हूं पहले। तो याद रखेंगे झारखंड का अस्तित्व आया वर्ष 2000 में। डेट क्या था भैया? तो डेट था 15 नवंबर। पूरा क्लीन कर देता हूं पहले। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड जो है, जितने भी, जो बिहार था, बिहार जो है, बिहार के जितने भी दक्षिणी हिस्से थे नीचे में, पलामू, रांची, मतलब ये बॉर्डर लग गया इधर से, तो वहां से एक नया राज्य बना दिया गया जिसका नाम दिया गया झारखंड। याद रखेंगे ये अपनी सीमाओं को 5 राज्यों के साथ साझा करता है। कितने राज्यों के साथ साझा करता है? 5। कौन कौन? तो सबसे पहला तो बिहार, उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के साथ भी इसकी सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश नीचे चले जाइए तो छत्तीसगढ़, नीचे जाइए तो छत्तीसगढ़, दाहिने आ जाइए उड़ीसा, ओडिशा लिखना पड़ेगा ना जी, ओडिशा, और इस तरफ चले जाइए तो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। तो 5 राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ ये अपनी सीमा को साझा करता है झारखंड। याद रखेंगे झारखंड अपनी राज्यों को कितने राज्यों के साथ? 5 के साथ। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो इस कोड का इस्तेमाल कीजिए और 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। जितने भी मेरे बैचेज हैं, 1 मई से मेरे बैचेज शुरू हो रहे हैं। एक बैच आ रहा है 1 मई से 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। ये नया बैच है, फाउंडेशन बैच है ये, इकोनॉमिक्स का प्री प्लस मेंस, प्री प्लस मेंस का एक बैच आ रहा है। साइंस का, साइंस का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यूज का बैच आ रहा है, ये दूसरा बैच है। ये टाइमिंग है इसकी 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक। एक बैच आ रहा है, एक बैच अभी चल रहा है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स का प्रीलिम्स फोकस, एक बैच चल रहा है प्रीलिम्स फोकस। ये प्रीलिम्स वाला फोकस जो बैच चल रहा है, ये चल रहा है अभी 6 से 7:30। ये सारे प्लस के हैं, बिल्कुल प्लस के बैच है। हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। याद रखेंगे ये दोनों बैच हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, इसके लिए निश्चिंत रहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। एच शेखर जी। और जिनको भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई भी समस्या है तो 6203279540 जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस नंबर का। मैं 10 सेकंड रुकता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो और इस नंबर पे ऊपर क्लास के बाद तुरंत बाद हाई कर देना अगर सब्सक्रिप्शन की इंक्वायरी होगी, क्योंकि इतने मैसेज आते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाता हूं। इसलिए जिनका भी सब्सक्रिप्शन होगा, जैसे ही क्लास खत्म होगी अभी तुरंत थोड़ी देर में 10 मिनट के अंदर में क्लास खत्म हो जाएगी, 10 मिनट के बाद तुरंत मैसेज कर देना इस नंबर पे। लिखा हुआ हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है भाई, 20 से ज्यादा टीचर हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष सकारिया आयोग, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है सकारिया आयोग का गठन, ध्यान रखिएगा, जिसे केंद्र राज्य संबंध में, जो आपको सेंटर स्टेट जो रिलेशनशिप के ऊपर ये बनाया गया था, में परिवर्तन की संस्कृति का अधिकार किया गया था। अपना प्रतिवेदन कब जमा किया था? मतलब इसने अपना प्रतिवेदन जो है कब जमा किया था? जब ये रिपोर्ट लेके आई थी तो इसने अपना रिपोर्ट जो है सरकार को कब जमा किया गया था? तो 1923, 1983, 1984, 85, 87, नन ऑफ दीज। लगाइए पोलिंग। और चलिए कमेंट बॉक्स खोल देता हूं, इसकी अनुशंसा, इसमें कितनी अनुशंसा, बहुत हंगामा मचा था इस सकारिया आयोग में। सकारिया आयोग ने कितनी अनुशंसाएं की थी? 50 गो, 100 गो, 200, 500, कितनी रिकमेंडेशन दी थी? अरे भाई कोई भी आयोग आता है तो रिकमेंडेशन देता है, तो कितनी रिकमेंडेशन दी थी भैया? गठन नहीं पूछा गया है, पोल रॉन्ग नहीं है, पोल 1000% सही है। आज एक भी पोल रॉन्ग नहीं होगा, नॉट अ सिंगल पोल। और कमेंट बॉक्स में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कितनी अनुशंसाएं की गई थी। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, अच्छा लीडर बोर्ड दिखा देता हूं, देखिए लीडर बोर्ड। अर्पणा कुमारी हैं 40 में 40, राजू हैं 40 में 40, निशांत हैं 40 में 37, 3 लोग हैं टॉप में। अपना अपना रैंक जरा कमेंट कर दीजिए एक बार। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। क्यों? क्योंकि वर्ष 1988 के अंदर इसने अपनी सौंपी थी। कब सौंपी थी? 88 में। और इसने कुल कितनी अनुशंसाएं की थी? तो याद रखेंगे बहुत फेमस हुआ था, 247, 247 रिकमेंडेशन दिया था इसने कि ये बदलो, ऐसे करो, वैसे करो। और ये जो सकारिया थे, इनका पूरा नाम क्या था? तो रंजीत सिंह सकारिया, रंजीत सिंह सकारिया। और रंजीत सिंह सकारिया जो थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। किसके थे? तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। तरुणा कुमारी लेट हो गए, कोई बात नहीं, जो लोग लेट भी हो गए ना वो फिर से क्लास खत्म होने के बाद वीडियो देख लीजिएगा, शुरू से देख लीजिएगा लेकिन, ठीक है। तो भैया अगला क्वेश्चन 271 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ज्ञानी यादव आए हैं अभी, ज्ञानी भाई जय हिंद आपको। रंजना सिंह आई है, जय हिंद।
लेकिन प्रयास कीजिए कि सुबह 8 बजे आप लोग आए। सुबह 8 बजे आइए ना तो मजा आता है, क्योंकि उस समय कंपटीशन रहता है, आंसर करते हैं आप तो मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए तो अब ले लेते हैं अगला साइंस का क्वेश्चन भैया। निम्न में से किसका पीएच मान, किसका पीएच पीएच मान 7 होता है, 7, किसका पीएच मान 7 होता है? थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए, फटाफट फटाफट, 5 ऑप्शन एकदम 15-15 सेकंड दूंगा भैया, आप 15-15 सेकंड। चलिए पहला आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा, 15 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बताइए, 15 से ज्यादा नहीं मिलेगा, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है, 7 किसका होता है? मेरा रैंक शो नहीं किया, क्यों नहीं शो करेगा भाई, सबका रैंक शो करता है। चलिए तो आज इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शुद्ध जल। याद रखेंगे कि शुद्ध जल का जो पीएच होता है वो कितना से कितना रेंज होता है, तो 6.6 से 8.5 तक, 6.6 से 8.5 तक। जो 7 से ज्यादा होते हैं, जो 7 से ज्यादा होता है उसको एसिडिक माना जाता है। क्या माना जाता है? एसिडिक माना होता है। सॉरी, जो 7 से कम होते हैं, जो 7 से कम होते हैं उनको एसिडिक माना जाता है। जो 7 से क्या होते हैं, कम होते हैं, उनको एसिडिक पानी माना जाता है, एसिडिक वाटर। और जो 7 से ज्यादा होते हैं उनको बेसिक माना जाता है, बेसिक वाटर माना जाता है। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? 15 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा, टाइम नहीं है। नाइट्रोजन, तांबा, हाइड्रोजन, अम्लीय, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि डिस्कशन में भी लगेगा। 1 2 3 बताइए कि किसमें, किन तत्वों में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है? न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है? चलिए तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटियम होता है, प्रोटियम जो होता है, प्रोटॉन। चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन इज आइसोटॉप ऑफ द एलिमेंट हाइड्रोजन, इट इज एन आइसोटॉप ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कॉल्ड प्रोटियम। प्रोटियम नाम का एक आइसोटॉप होता है, कौन होता है? प्रोटियम। ध्यान रखेंगे, प्रोटियम क्या होता है? प्रोटियम में एक सिंगल प्रोटोन होता है, सिंगल प्रोटोन होता है प्रोटियम में, सिंगल प्रोटोन। और साथ साथ में सबसे छोटा एलिमेंट है ये, सिंगल इलेक्ट्रॉन वही है, इसके अंदर में क्या होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। फटाफट चलिए अगला क्वेश्चन, एमस्ट्रॉन्ग किसकी इकाई है? याद रखेंगे, स्कूल में पढ़ा था, ए और ए के ऊपर ऐसे बिंदु। एमस्ट्रॉन्ग किसकी इकाई है? तरंग दैर्घ्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की, वेग की, वेवलेंथ, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, नन ऑफ दीज। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी, 15 सेकंड से ज्यादा नहीं, 15 सेकंड से ज्यादा नहीं, जल्दी बताते चलिए जल्दी, पोलिंग लगाइए। 15 सेकंड, 5 सेकंड और बचे हैं। एमस्ट्रॉन्ग किसकी इकाई है? जल्दी जल्दी बताइए। एमस्ट्रॉन्ग, चलिए तो करेक्ट आंसर होगा तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ की। याद रखेंगे, तो जोनास एमस्ट्रॉन्ग करके एक साइंटिस्ट हुए, जोनास एमस्ट्रॉन्ग, जोनास एमस्ट्रॉन्ग ने इसका दिया था। और एक यूनिट ये वेवलेंथ काम आता है, और एक एमस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कितना? 10 टू द पावर -10 मीटर, 10 टू द पावर -10 मीटर। नैनोमीटर में भी अगर बोल दे तो 0.1 नैनोमीटर, 0.1 नैनोमीटर। अगला सवाल लेते हैं भैया। नेक्स्ट, आवृत्ति को कैसे मापा जाता है? फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज प्रति सेकंड, रेडियन, वॉट्स, किसमें से? जल्दी जल्दी लगाते चलिए, 1 2 3, जल्दी जल्दी लगाते चलिए। आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? हर्ट, मीटर, रेडियन, वॉट्स, इनमें से किस? कोई नहीं। तो आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन, फ्रीक्वेंसी को किसमें मेजर किया जाता है? हर्ट्ज में, मीटर पर सेकंड, रेडियन में, वॉट में, और नन ऑफ दीज। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हर्ट्ज। क्या हो जाएगा? हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अमित कुमार जी कमेंट बॉक्स में आंसर मत दीजिए, जो लाल पट्टी दिख रही है ना, सब्सक्राइब वाला, लाल पट्टी के पास ऐसा यहाँ गोला बटन आएगा, यहाँ पे उसी में टिपिएगा, लास्ट वार्निंग है। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए का खोज किसने किया था? जेम्स वाटसन, फ्रांसिस प्रेगल, मेंडल, जोहानसन, अरविंद गोरी ने, राणा। और 5 ऑप्शन है इसके अंदर में, आपको बताना है कि डीएनए का खोज किसने किया है। ये रहा पोलिंग, जल्दी जल्दी, पोल नहीं आ रहा है तो फिर से बैक हो जाइए। आपको बताना है कि डीएनए का खोज किसने किया है, डीएनए का खोज किसने किया है। तो बहुत लोग लगा रहे हैं जेम्स वाटसन, मुझे पता था कि लोग लगाएंगे ये बात। पोल एकदम सही है, पोल एकदम सही है, 6% लोगों ने लगाया भी है। आपको बताना है कि इसकी खोज किसने की थी, तो याद रखेंगे इसकी खोज की थी फ्रेडरिक मिक्सचर ने। किसने की थी? फ्रेडरिक मिक्सचर ने। पोल सही है, एकदम सही है, करेक्ट आंसर है ई ऑप्शन। इसकी खोज की थी फ्रेडरिक, स्पेलिंग लिख दूं, FE, हिंदी लिख देता हूं, फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक मिक्सचर, मिक्सचर ने की थी। कब की थी? तो 1869 के अंदर की थी। कब की थी? 1869 के अंदर की थी, इसने खोज की थी। बाद में 1981 के अंदर में एडवर्ड कॉसेल ने न्यूक्लियन को, न्यूक्लियस, इसको जो, इसके जो न्यूक्लियन थे उनको न्यूक्लिक एसिड की तरह पाया, और उसी ने इसका नाम रख दिया डीऑक्सोकार्बोलाइजिक न्यूक्लिक एसिड। ठीक है,
डीएनए उसका फुल फॉर्म होता है। 276 ट्राइग्लिसराइड क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, नन ऑफ द अबव। 1 2 क्या है? ट्राइबोग्लाइसराइड, ये रहा आंसर। हाँ, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था वाटसन एंड क्रिक्स ने, बहुत सही। डीएनए में जो ऐसे आप देखते होंगे स्ट्रक्चर जो है ऐसे वाला, ये जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, ये दिया था उसने। किसने दिया था? तो वाटसन एंड क्रिक्स ने दिया था। वाटसन एंड क्रिक्स ने दिया था। लेकिन उसकी स्थापना जो मैंने बताई फ्रेडरिच मीचर ने ही की थी। और कब की थी? तो 1869 में डीएनए की खोज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वसा। आपको पता है कि वनस्पति में भी, जीवों के अंदर में क्या होता है? मसा होता है, और वसा के अंदर क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड होता है। और ये शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, और ये बेसिक 3 वशीय अम्ल का मिक्सचर होता है। अगला क्वेश्चन, सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंग वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य का मतलब वेवलेंथ। वेवलेंथ ऑफ रेड इज लेस देन वायलेट, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वायलेट, जेन्युइन लाइट इज ग्रीन लाइट, वायलेट लाइट इज येलो लाइट, नन ऑफ द अबव। जरा पढ़ लीजिए, 30 सेकंड का टाइम दे दूंगा, इसलिए दे दूंगा कि लंबा क्वेश्चन है। 1 2 3। और आपको पता है भिगबियोर का कंसेप्ट, VIBGYOR, इसी कंसेप्ट पे निर्धारित है ये। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा? सबसे ज्यादा वेवलेंथ सबसे लास्ट वाले का होता है। खुशबू भारती, अवनी, इतना लेट आई हैं, टाइम से आया कीजिए भैया। दीपक आए हैं लेट, मोहम्मद राशिद भाई लेट आए हैं, सरस्वती कुमारी लेट आई हैं भैया, कोई बात नहीं। अवनी लेट आई है, खुशबू 8 बजे आई है। मजेदार 120 प्रश्न लगभग हम लोग कर लेते हैं। 60 यहाँ, 60 कमेंट बॉक्स के अंदर में। चलिए, तो कमेंट बॉक्स रुका हुआ है भैया, कमेंट बॉक्स रुका हुआ है, तो कमेंट बॉक्स को खोल लेते हैं, कमेंट बॉक्स को भी खोल लिया जाए। लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर बराबर कितना मीटर होता है? 1 लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष के बराबर कितना? लाइट ईयर के बराबर कितना मीटर होता है? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। देखिए, जो लाल प्रकाश होते हैं, जो तरंग होती है उसकी सबसे लंबी तरंग होती है, और बैंगनी की तरंग क्या होती है? सबसे छोटी होती है। इसकी वेवलेंथ क्या होती है? सबसे छोटी होती है, और इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, भिगबियोर। और ये जो हाइजंग है, हाइजंग ने अपने प्रकाश के तरंग सिद्धांत से इसे प्रतिपादित किया था। मतलब कहने का मतलब ये कि जो इसको जो दिया था वो कौन था? हाइजंग था। बहुत बढ़िया, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा किसका? 1 लाइट ईयर के बराबर। 40 डिग्री का मान फॉरेनहाइट स्केल में क्या होगा? 40 डिग्री का मान फॉरेनहाइट में 104, 100, 102, 75। 5 ऑप्शन है, ABCD। लगाइए जल्दी, लगाते चलिए फटाफट, 5 मिनट के अंदर खत्म करना है भैया, लेट हो रहा है, टाइम अप हो चुका है। जल्दी जल्दी लगाइए। 40 डिग्री का मान फॉरेनहाइट स्केल में क्या है? 104 डिग्री, 100 डिग्री, 102, 75। जिनको भी नहीं आता है वो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए 30 सेकंड का टाइम दे देता हूं मैं। जी, प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न लेके आया हूं आज मैं। फॉर्मूला बता देता हूं, चलो ठीक है, फॉर्मूला रामलाल जी बता रहा हूं, फॉर्मूला ध्यान से सुनिएगा, लेकिन शर्त यही है कि फॉर्मूला याद कर लीजिएगा रामलाल जी। मैं फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 इंटू 9/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस में 32 बराबर फॉरेनहाइट, यही इसका फॉर्मूला होता है। जरा देखिए, फॉर्मूला के तहत मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके मैं आपको सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है, तो 40 इंटू 9/5, तो ये इससे कितना बार में गया? 8 बार में, और प्लस में क्या? 32, तो 8 9 कितना हो गया? 72, और 72 में 32 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 104। यही हमारा आंसर होगा, ए ऑप्शन। सबको याद रखना है। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, C-0/5 बराबर F - 32/9, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन जो इजी फॉर्मूला हमको ये लगता है कि C इंटू 9/5 प्लस 32 बराबर F, ठीक है। ये मेरा सब्सक्रिप्शन कोड है, रेफरल कोड है, 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको। कॉन्टैक्ट नंबर है ये वाला नंबर क्या है? कॉन्टैक्ट कोड है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हाई लिख के। अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? एम्पियर, वोल्ट, कॉलम, वाट। 5 ऑप्शन है विद्युत शक्ति की उपाय। जल्दी, 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आप टाइम और घटा दिया है, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलेगा, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलेगा। 8 बजे शुरू होता है भैया, 8 बजे सुबह में टनाटन क्लास होती है, 8 बजे। चलिए, तो बहुत लोगों का करेक्ट आंसर आ चुका है। करेक्ट आंसर क्या होगा? वॉट होगा, इसमें कुछ भी बताने लायक जरूरत नहीं है, वॉट होगा, वॉट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मानव शरीर में कितना पानी होता है? 70% लगभग, 20 से 30 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, 30 से 40 के बीच में।
इनमें से कोई इंग्लिश में ट्रांसलेशन में टाइप में एरर हो गया होगा भैया, माफ कर दीजिए। ये लीजिए पोलिंग, ये लीजिए पोलिंग, पोलिंग लगा दिया प्रमोद भाई, पोलिंग लगा दिया है। कुमार निशन आए हैं अभी, कुमार भाई लेट आए हैं आप। रोज सुबह 8 बजे क्लास शुरू होती है, 8 AM इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर चल रहा है 280, 280 के पहले 269 सवाल हो चुके हैं। तो अगर आपको 269 सवाल देखना है तो बीपीएससी मिक्स्ड क्विज नाम से सेट बना हुआ है। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने भी पुराना वीडियो नहीं देखा है, जाके देख लीजिएगा, जब टाइम मिले आधा आधा घंटे करके लाइन से देखिए, मजा आने वाला है। टोटल ये 280 जाएगा 6000 प्रश्न तक। जब तक बीपीएससी का पीटी या बिहार दरोगा का मेंस नहीं हो जाता तब तक ये चलेगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। मानव के शरीर में लगभग 60 से 70% क्या है? जल है, ये कंफर्म है, आपको पता है। और निर्जलीकरण मतलब जल की कमी से क्या होता है? तो डिहाइड्रेशन की समस्या होती है, आपको पता ही है। नेक्स्ट आते हैं अब करंट अफेयर्स के अंदर में, आपको बताना है करंट अफेयर के 10 सवाल 10-10 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलेगा, 10-10 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलेगा। जल्दी आइए। असम के मुख्यमंत्री सोनभद्र सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को कितने लाख रुपए का बीमा देने का आयोजन किया है? 4 ऑप्शन है, 1 2 3। जल्दी लगाइए, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलेगा इसमें, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलेगा। 2 1 0। करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 लाख। 50 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। किस राज्य के अंदर में? असम के अंदर में। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो सदानंद सोनोवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेकंड में नहीं होता है भैया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर अकमल को क्रिकेट के सभी प्रारूपों पर खेलने से कितना दिन के लिए बैन लगा दिया है? 5 3 1 4। कितने साल के लिए बैन लगा है? 4 ऑप्शन है, जल्दी लगाइए, 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। जल्दी पोलिंग लगाइए भैया, फटाफट पोलिंग लगाइए। चलिए, तो पोलिंग लग चुका है। कितने साल के लिए बैन लगा दिया? सट्टेबाजी के आरोप में, मैच फिक्सिंग के आरोप में उनके ऊपर आरोप लगा था। और करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 साल। 3 साल के लिए उनके ऊपर बैन लगा दिया था। अकमल वैसे बल्लेबाज, धारक बल्लेबाज माने जाते हैं जिन्होंने अपने डेब्यू में ही, याद है मुझे, न्यूजीलैंड के खिलाफ वो मैच था और 130-40 रन उन्होंने बना दिया था डेब्यू के अंदर में। नेक्स्ट आदर्श भाई आए हैं। आदर्श भाई, सुबह 8 बजे क्लास होती है, लेट मत होइए। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने मानवाधिकार आयोग ने बताया कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सजा नहीं दी जाएगी? मौत की सजा अब नहीं दी जाएगी। किस देश के अंदर में? पहले मौत बहुत ज्यादा दी जाती थी, इराक, ईरान, सऊदी, रूस। 4 ऑप्शन है, ABCD, ईरान, इराक, सऊदी, रूस। लगाइए फटाफट। आदर्श भाई आए हैं और आदर्श के बाद प्रभु आए हैं। प्रभु जी, बता रहा हूं 8 बजे सुबह क्लास शुरू होती है, अब क्लास खत्म हो रही है। रोज हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर चल रहा है 283। 283 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? 10 सेकंड खत्म हो चुका है। करेक्ट आंसर होगा सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया ने क्या बोला है कि उसके मानव अधिकार जो है, उसने कहा है, वो सऊदी के किंग कौन है? किंग सलमान। कौन है किंग सलमान? उन्होंने कहा है कि नाबालिग लोगों को अब मौत की सजा नहीं दी जाएगी और नाबालिग को रखा जाएगा, उनको मैक्सिमम सजा 10 इयर्स की होगी, 10 साल का मैक्सिमम सजा होगा। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष नगदी सुविधा की घोषणा की है? मतलब क्या उन्होंने फंड अवेलेबल कराया है? किसके लिए? म्यूचुअल फंड के लिए। म्यूचुअल फंड की स्थिति बड़ी खराब है, तो आपको बताना है 40,000, 30,000, 20,000, 50,000 करोड़। कितने हजार करोड़ दिया है आरबीआई ने? कोविड-19 को देखते हुए उसका प्रभाव बहुत पड़ा म्यूचुअल फंड मार्केट में, तो म्यूचुअल फंड मार्केट में उन्होंने क्या किया? इन्फ्यूज किया है। ऑप्शन 40,000 करोड़, 30,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़। 2 सेकंड और बचे हैं, 10 सेकंड मिलेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 50,000 करोड़। कोविड-19 को देखते हुए इन्होंने क्या किया है? उसके प्रभाव को कम करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए इनको दे दिया है, लेकिन एमएसएफ के तहत दिया 90 दिन के अंदर, उससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि कोविड-19 से मौत के पत्रकारों पर 15 लाख रुपए, केवल पत्रकारों को ही आजकल दिया जा रहा है 15 लाख। हरियाणा 10 लाख रुपए दे रही है, तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब। तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा, जल्दी लगाइए। अमित कुमार जी और माया कुशवाहा जी, लाल पट्टी के नीचे देखिए ABCD आ रहा है, 4 ऑप्शन, उसी पे क्लिक कीजिए, उसका इंतजार कीजिए। कमेंट में एक्शन देने पर आपको बैन कर दिया जाएगा, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, 4 ऑप्शन है। किसने दिया है 15 लाख रुपए का बीमा? चलिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। उन्होंने क्या किया है कि 15 लाख रुपए दिया है, 15 लाख रुपए दिया। कोई बताइए कमेंट बॉक्स में, उड़ीसा के गवर्नर कौन है? बताते चलिए। सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत कितने स्थान पे पहुंच गया? आपको बताना है कि भारत 9वें नंबर पे पहुंच गया है। सैनिकों के ऊपर खर्च करने में भारत 9वें नंबर पे पहुंच गया है। आपको बताना है पहला, तीसरा, चौथा, छठा, ABCD। पोलिंग लगाइए। गणेशी लाल करेक्ट आंसर है। आनंदीबेन पटेल नहीं होगा उड़ीसा का, गणेशी लाल हैं उड़ीसा के गवर्नर। तो आपको बताना है कि सैन्य पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला भारत जो है अब कितने नंबर पे पहुंच गया है?
तो भारत हो गया तीसरे नंबर पे। एक नंबर पे कौन है? तो एक नंबर पे यूएसए है सैनिक में। दूसरे नंबर पे कौन है? चाइना है। और तीसरे नंबर पे कौन है? इंडिया है। याद रखेंगे कि इंडिया ने अभी 2019 में कोविड के चलते इंडिया और चाइना में बड़ी जबरदस्त प्रतिस्पर्धा चल रही है, तो इसमें रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में एक नंबर पे यूएसए, 2 नंबर पे चाइना और भारत तीसरे नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद 2 सवाल और है सिर्फ। कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 तक होने वाले प्रमुख हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा? पिच ब्लैक 2020 कैंसिल कर दिया गया है। कहां पे कैंसिल किया गया? ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, चाइना, रूस। ये लीजिए, पोलिंग लगाइए फटाफट, फटाफट पोलिंग लगाइए। वार वार नहीं होगा, जो काम मोहब्बत से हो जाता है। भारत जो है मोहब्बत की धरती है, भारत संतों की धरती है, भारत बुद्ध की धरती है भैया। आपको 2 चीजें चुननी है, या आप युद्ध चुन लो या बुद्ध चुन लो। हम बुद्ध चुनेंगे। बोलिए एक बार बांके बिहारी लाल की जय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि ये जो युद्धाभ्यास है पिच ब्लैक, ये 1981 से चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया और भारत किसके किसके बीच होता है? तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होता है। ये किसके किसके बीच में होता है? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस आर्थिक संगठन और विकास संगठन ओईसीडी को अमेरिका में अगला दूत नियुक्त किया है? बताना है कि ओईसीडी का अगला दूत कौन है। 4 और 5 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, फटाफट लगाइए, 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ओईसीडी का मुख्यालय कहां है? जल्दी कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आइए। ओईसीडी का मुख्यालय, दोनों तरफ चलिए, इधर भी उधर भी। ओईसीडी का मुख्यालय कहां? इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मनीषा सिंह। मनीषा सिंह इंडियन अमेरिकन क्या है? मिनिस्टर है, मतलब भारतीय अमेरिकी राजनयिक हैं वो। और ओईसीडी का मुख्यालय कहां पे है? कौन बताएगा? जल्दी बताइए। न्यूयॉर्क नहीं है भैया, ऐसे कर दोगे यार, गलत है। पेरिस में है, फ्रांस के पेरिस शहर में ओईसीडी का मुख्यालय है। ओईसीडी का बेसिकली काम क्या है? ये आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा लगा रहता है। मनीषा सिंह ने वाशिंगटन, ये जो मनीषा सिंह बनी है बहुत फेमस है और इन्होंने बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पीजी की पढ़ाई करी है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 289। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया? पहले 3.6 किया था, कितना कर दिया? 2.9, 1.9, 0.9, 1.2। 4 ऑप्शन है, जल्दी लगाइए। किसने? इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च। किसके बारे में पूछ रहा है? देखिए, हमने इसके पहले फिच पढ़ा था, फिच के पहले पीट पढ़ा था, सब रैंकिंग अलग अलग है। तो बहुत सारे लोगों का आंसर सही आ रहा है। 3 सेकंड और बचे, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, 3 सेकंड है बस। ये लीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.9 घटाकर कर दिया। और बताया जाता है कि 29 पिछले 30 वर्षों का सबसे कम है, ये सबसे कम, याद रखेंगे। अच्छा, आईएमएफ ने भी बताया है, वर्ल्ड बैंक ने, सब लोग बता रहे हैं कि कम है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने की मदद करते हुए मलेरिया रोधी हाइड्रोक्लोरोक्विन की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए? ये काम कौन कर सकता है? आपको पता ही है। भारत, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भारत, अमेरिका, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। गलत कर दिए भैया। लीडर बोर्ड दिखाना है, थोड़ा सा रुक जाइए। लीडर बोर्ड कैसे देखिएगा? जब तक ये टाइम खत्म नहीं होगा लीडर बोर्ड नहीं आएगा। बस 2 सेकंड के बाद लीडर बोर्ड होगा आपके सामने और बजेंगी तालियां उन लोगों के लिए जिन्होंने आज किया है जबरदस्त प्रदर्शन। अपर्णा कुमारी, राजू, निशांत, सुजीत मिश्रा, वंदना झा, अरुण, सुनील, पूजा, रिफत, परवीन एंड पंकज। तो बहुत सारे लोग जो टॉप 10 में आए हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। और जो लोग नहीं भी आए हैं उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर, मेरी मम्मा बोल रही है आपका वॉइस रवीश कुमार की तरह है। जी, बहुत शुक्रिया, उनको कहिए, है ना। और आंटी को आदाब भी कहिए भैया। तो शशि शरण कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% की आपको छूट मिलेगी। किसी भी जानकारी के लिए 6203279540 पे संपर्क कीजिएगा। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी बीपीएससी
यूट्यूब के ऊपर भी आप फॉलो कीजिए अनअकैडमी बीपीएससी। अनअकैडमी बीपीएससी में यूट्यूब पे भी क्लास होता है, डेली यूट्यूब पे भी क्लास होता है। तो आप अनअकैडमी बीपीएससी यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, कोई आदर्श गलत कमेंटबाजी नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, सभी को मेरा जय हिंद।